कभी सोचा नहीं था भाई जो मैं कार्टून में देखता था बचपन में वैसे घरों में मेरे को भी रहने का मौका मिलेगा एज अ टूरिस्ट ही भले, बट एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है ना। बट जापान में तो भाई प्रॉपर कल्चर है, समझ लो कि जूते आप बाहर के मिट्टी वाले ले जा ही नहीं सकते घर के अंदर। बाकी घर के अंदर देखो इस तरह की कारपेट होती है, ये जैपनीज कारपेट, इसका कुछ नाम होता था, मैं लिख दूंगा स्क्रीन पे। ये है भाई प्रॉपर ट्रेडिशनल जैपनीज बाथरूम। बट जनरली जापान में कल्चर है कि लोग शेयर कर लेते हैं एक ही बाथरूम में। तो इस तरह की टॉयलेट सीट लगी होती है, वही भाई ऑटोमेटिक वाली है। देखो चलो अब आपको देते हैं अपने बेडरूम का टूर। बट ये है प्रॉपर जैपनीज बेडरूम जो आपने डोरेमोन या शिनचैन में देखा होगा, सेम टू सेम। जैसा कि आपने देखा होगा डोरेमोन वगैरह में भाई वहाँ पे जो है वो लोग ऐसे डाइनिंग टेबल पे ना बैठ के ज़मीन पे बैठ के जो है वो खाना वाना खाते हैं, और ये टेबल भी उसी हाइट से बना होता है ताकि आप ज़मीन पे बैठो। और आप देखोगे ना भाई इस तरह के इन्होंने मिरर लगा रखे हैं ताकि यहाँ से कोई भी गाड़ी अगर आ रही है तो उसे पता चल जाए कि इस तरफ से या इस तरफ से दूसरी गाड़ी तो नहीं आ रही। देखो यहाँ गांव में भी कहीं पे भी आपको कोई कूड़ा कचरा रैपर वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरी सड़कें, साफ़ सुथरे इनके घरों के बाहर के ड्राइववे। आज तो भाई चलो फाइनली जाके कुछ तो माउंट फूजी का व्यू दिख रहा है। कल तो बिल्कुल ही बादलों ने ढक दिया था, ये देखो। तो ये अपने बालकनी से जो है वो व्यू है जहाँ पे मैं कल रात रुका था। ये अपनी गाड़ी जिससे मैं रोड ट्रिप कर रहा हूँ। चलो, पर मुझे लग रहा है आज भी बादल है, ये छुप ही जाएगा थोड़ी देर में ना, तो इसलिए मैंने सोचा सुबह सुबह ये फटाफट क्लिप ले ही लेता हूँ भाई, सही लग रहा है ना। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फिलहाल जापान के एक खूबसूरत माउंटेन माउंट फूजी के पास एक छोटा सा शहर या गाँव है जिसका नाम है कावागुचिको। एंड आप देख रहे हो भाई जापान रोड ट्रिप का एपिसोड नंबर 5। इस ट्रिप पे भाई मैं ये वाली रेंटल गाड़ी लेके जापान की मेजर सिटीज जो है वो कवर करने वाला हूँ। कल मैं टोक्यो से यहाँ तक आ गया था, सफ़र 2.5-3 घंटे का ही था, ज़्यादा टाइम लगा नहीं है। बट आज मैं ये पूरा एरिया कवर करूँगा। और सबसे पहले आपको भाई मैं देना चाहता हूँ जापान के एक ट्रेडिशनल घर का टूर, जो हमने ऑलरेडी भाई जैसे कार्टून्स आते थे डोरेमोन शिनचैन, उसमें घर देखे थे ना कि कैसे घर होते थे, ज़मीन पे सोते थे वो लोग गद्दे बिछा के, उनके ऊंचे ऊंचे डाइनिंग टेबल नहीं होते थे, ज़मीन पे बैठ के ही छोटा सा टेबल होता था, उस पर खाना खाते थे। फिर ज़्यादातर घर के सारे दरवाजे ऐसे स्लाइडिंग वाले हुआ करते थे, एक कारपेट टाइप का बिछा हुआ होता था ज़मीन पे। तो उसी तरह के एक घर में मैं भी स्टे कर रहा हूँ, जो मेरे को एयरबीएनबी पे मिला था 2 रातों के लिए 6400 रुपीज़ का, यानी कि 3200 रुपीज़ पर नाइट। जिसमें रूम तो मुझे प्राइवेट मिला है, लेकिन जो बाथरूम होता है ना यहाँ पे वो शेयर्ड होता है। मतलब इन घरों में क्या रहता है कि एक फ्लोर पे 2-3 कमरे होते हैं और उन सब 3 कमरे का एक ही बाथरूम और एक ही टॉयलेट होता है। जैसे अपने इंडिया में अब हर जगह चलने लग गया, या मॉडर्न बिल्डिंग्स में ये चलने लग गया कि बेडरूम में ही अटैच होता है बाथरूम वगैरह, है ना। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ रूम से थोड़ा बाहर होता है और पूरी फ्लोर पे एक ही बाथरूम होता है। तो देखो कुछ इस तरह के घर लगते हैं। हालांकि जो बिल्कुल ट्रेडिशनल घर है ना वो तो भाई बाहर से भी लकड़ी के होते हैं, बट ये कॉन्क्रीट प्लस वुड दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। तो अंदर से आप देखोगे सारा इंटीरियर वगैरह वुडन होता है इसमें, और ये बाहर की जो दीवारें है ये पूरी कंक्रीट की है, मतलब लेंटर डला हुआ है। तो इस घर में मैं जो है वो रुका हुआ हूँ, कल रात यहाँ रुका था और आज भी यहीं रुकूंगा। ये जो माउंट फूजी के आसपास के गांव है ना सारे, यहाँ पर आप इस तरह की बहुत सारे ऐसे घर देख सकते हो ऑनलाइन booking.com पे या एयरबीएनबी पे, जहाँ से आप इनको बुक कर सकते हो और एक ट्रेडिशनल जो जैपनीज़ घर होता है वहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस पा सकते हो। अब ऑब्वियसली पूरा होटल जैसा तो नहीं है, वैसी फैसिलिटीज़ तो नहीं है, बट ये भी एक काइंड ऑफ अलग ही एक्सपीरियंस है जो अगर आप जापान आ रहे हो तो ज़रूर ट्राई करना। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इस घर के जो ओनर है उनका घर ये वाला है साथ में, मतलब वो यहाँ पे रहते हैं और ये इन्होंने इनका पुराना घर होगा जो पूरा टूरिस्ट के लिए बना दिया गया। बट आप देख रहे हो भाई पूरी फैसिलिटीज़ वगैरह सब है, कैमरे वैमरे, वाईफाई लगा हुआ है। और जापान में जितनी भी होटल्स में मैं रुका हूँ ना भाई, हर जगह 200-300 Mbps के जो है वो वाईफाई लगे होते हैं। मतलब मैंने अभी तक कोई भी कंट्री नहीं देखी इंडिया के अलावा जहाँ के होटलों में आपको 100 से ऊपर Mbps का प्लान मिल जाए। दुबई में देखा था शायद से, बट यहाँ तो भाई नेक्स्ट लेवल ही चल रहा है। 300 Mbps के प्लान लगा रखे लोगों ने होटलों में। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, फटाफट से जो है वो अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कैसे लगता है एक जापानीज़ घर प्रॉपर। तो सबसे पहले एंट्री में, मतलब यहाँ पे घरों का क्या होता है ना, एक गार्डन होना ज़रूरी है। तो ये पूरी ज़मीन जो है वो इन्हीं की है। देखो भाई यहाँ पे इन्होंने अभी ये तो पत्थर लगा रखी है क्योंकि पार्किंग बना रखी है ऐसे शेड वेड लगा के, तो गाड़ी की पार्किंग भी कर सकते हो आप यहाँ आके ना। एक ये शेड बना रखा है जहाँ पे देखो साइकिलें वगैरह रेंट पे देते हैं ये। वरना ज़्यादातर घरों में क्या रहता है, ये पूरा एरिया गार्डन का एरिया रहता है, यहाँ घास वास पेड़ वेड़ लगाते हैं मस्त एकदम। ठीक है जी, तो इन्होंने काइंड ऑफ ये यहाँ बना दिया, समझ लो गेट के बाहर ही बस। तो ये पूरा ग्रीन एरिया हो गया यहाँ पे और ये सारी पार्किंग हो गई पूरी। बाकी यहाँ पे बेल लगी हुई है, तो थोड़ा सा मॉडर्न टच भी दे रखा है क्योंकि ये टूरिस्ट के लिए बनाया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे बेल दे रखी है। कुछ कुछ लिखा हुआ है जापानीज़ में जो मुझे नहीं पता भाई क्या है, आप स्क्रीनशॉट लेके जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हो। नीचे देखोगे अम्ब्रेला होल्डर है, यहाँ पे काफ़ी सारी अम्ब्रेला रखी हुई है इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जिस सीज़न में मैं आया हूँ भाई इस टाइम पे जापान में बहुत ज़्यादा बारिशें होती है। तो मैंने तो अपनी छाता खुद से ख़रीद लिया एक नया,
बट स्टिल आपके पास नहीं है तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो और फिर शाम को आके लौटा सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा था, ज़्यादातर यहाँ पे जो डोर्स होते हैं वो स्लाइडिंग वाले होते हैं। तो सबसे पहले तो एक होता है जाली वाला दरवाज़ा, ताकि घर के अंदर हवा आती रहे लेकिन कीड़े मकोड़े मच्छर ना आए, क्योंकि ये जो जापान के गांव है ना, यहाँ पे मच्छर कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं जो बाहर रहते हैं, तो इसलिए वो घर के अंदर ना घुसे। तो ये जाली वाला दरवाज़ा है। और उसके बाद एक मेन दरवाज़ा होता है ये शीशे का। तो अभी शीशे का खुला हुआ है, जाली वाला हमेशा बंद रखना। एंड ये है जी घर की एंट्रेंस। सबसे पहले आपको हर जापानीज़ घर में ज़रूर दिखेगा एक शू रैक। अब इंडिया में भी वैसे तो है ये कई लोगों के घरों में अभी भी कि जूते अलाउड नहीं होते बाहर के, बट जापान में तो भाई प्रॉपर कल्चर है, समझ लो कि जूते आप बाहर के मिट्टी वाले ले जा ही नहीं सकते घर के अंदर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक बेंच मिलेगा और ये कारपेट है, ताकि जो भी जूतों की मिट्टी या पानी है वो सब यहीं सोख ले। उसके बाद जूते आपको उतारने हैं यहीं पे, अंदर आप नहीं ले जा सकते, और इस शू रैक में रख देने हैं। यहाँ इन्होंने मिरर भी लगा रखा है देखो, और काफ़ी सारी ऐसे जापानीज़ चीज़ें लगा रखी हैं। अब ये इस घर का पूरा ग्राउंड फ्लोर है भाई, सामान तो इन्होंने बहुत भर रखा है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे आपको मिलेगी काफ़ी सारी चप्पलें। अब ये जो चप्पलें है ये सारी है घर के लिए, मतलब आप इसको किसी भी बेडरूम में पहन के जा सकते हो। तो जैसे मान लो इनमें से मैंने एक ये ले ली और ये अब मैं पहन के पूरे घर में घूम सकता हूँ। इन चप्पल को बाथरूम में नहीं ले जा सकते आप, बाथरूम के लिए अलग चप्पलें होती है, बाथरूम के वहीं पे दिखाता हूँ। तो ये जो ग्राउंड फ्लोर है इसका मैं टूर दूंगा, लेकिन घुसते ही ये लेफ्ट में एक लॉबी सी जा रही है। यहाँ आप देखोगे तो भाई ये आपको जितने भी कमरे दिख रहे हैं ये सब स्लाइडिंग दरवाज़ों के साथ दिख रहे हैं, देख रहे हो, ये सब स्लाइडिंग है। अभी कोई होगा अंदर इसलिए मैं खोल के नहीं दिखा सकता। तो ये तो है प्रॉपर ट्रेडिशनल लकड़ी वाले दरवाजे जो कमरों के लिए होते हैं, और ज़्यादातर बाहर लगते हैं ये एल्युमिनियम वाले दरवाजे, एल्युमिनियम प्लस शीशा, और साथ में वो जाली नेट वाली, और पर्दे लगा दिए ट्रैक में इस तरह से। तो सारे दरवाजे स्लाइडिंग ही दिखेंगे, खुलने वाले बहुत कम रहते हैं। बाकी घर के अंदर देखो इस तरह की कारपेट होती है, ये जैपनीज़ कारपेट, इसका कुछ नाम होता था, मैं लिख दूंगा स्क्रीन पे। तो ये इस तरह की कारपेट बिछा रखी होती है पूरे घर में। ये बेसिकली घर को ना गर्म रखती है थोड़ा सा, फ्लोर को, मतलब क्योंकि जापान एक बहुत ज़्यादा ठंडी कंट्री है, यहाँ पे गर्मी तो मतलब 1-1.5 महीना ही होती होगी, वो भी इतनी कुछ खास नहीं। मैं अभी जून में आया हुआ हूँ और अभी भी यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 13-14 डिग्री है। सोचो जून में, जब इंडिया में 50 डिग्री पहुँचने वाला होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि सर्दियों में ये कारपेट आपकी फ्लोर को गर्म रखती है, तो इसलिए ये पूरी जगह लगभग आपको बिछी हुई दिखेगी। तो ये हम चलते गए। अब यहाँ पे हमारा है बाथरूम। तो जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी बाथरूम या टॉयलेट हमें पर्सनल नहीं मिलता, शेयरिंग वाला होता है। मतलब एक ही फ्लोर पे 3 रूम होते हैं और उन सबका शेयरिंग एक ही बाथरूम है। ऐसी मुझे भी वो शेयरिंग वाला ही मिला है। यहाँ ऐसी बैठने के लिए चेयर है। ये दरवाज़ा देखो, इन्होंने एक लौता दरवाज़ा लगा रहा है मुझे पूरे घर का, जो सिंपल ऐसे खुलने वाला है, वरना ज़्यादातर दरवाजे स्लाइडिंग ही होते हैं। ये खुल गया जी। इसके बाद ये भी स्लाइडिंग, ये बाथरूम है, शायद बाथरूम ही लिखा होगा जापानीज़ में, आप ट्रांसलेट कर लेना। और ये देखो, ये है भाई प्रॉपर ट्रेडिशनल जापानीज़ बाथरूम। तो देखो घुसते ही राइट में एक आपको वॉश बेसिन मिलेगा। यहाँ पे ना ये ब्रांड बड़ा चलता है, टोटो, इंडिया में भी आता है बट ये बहुत महंगा ब्रांड होता है। तो प्रॉपर इसी की चीज़ें लगी हुई है, देखो सब यहाँ पे ठंडे गर्म का मिक्सचर है। गर्म पानी तो बहुत ज़रूरी है, वैनिटी बनी हुई है। और इधर आप देखोगे तो इस तरह के 2 लकड़ी के ना प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें इन्होंने टोकरियाँ रखी होती है। तो बेसिकली इसमें आप अपने गंदे कपड़े या साफ़ कपड़े रख के जो है वो यूज़ कर सकते हो, और यहाँ भी आप कुछ सामान रख सकते हो। बाकी यहाँ पे भी आपको विंडो मिल जाएगी, वही एल्युमिनियम प्लस शीशे वाली स्लाइडिंग, और एक जाली वाली मिल जाती है पीछे, ये जाली है ताकि इंसेक्ट अंदर ना आए। अच्छा, एंट्री पे ना यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ कीप अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द बाथरूम, प्लीज़ मैनेज योर स्लीपर्स इन अ प्लास्टिक बैग। अब आप सोचोगे बाथरूम में तो अकेले नहाने जाते हैं तो 1 मीटर का डिस्टेंस किससे रखना है भाई, बट ऐसा नहीं होता भाई। जापान के जो बाथरूम होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर कल्चर रहता है कि आप जो है वो शेयरिंग में नहा सकते हो लोगों के साथ। हालांकि ये तो एक टाइप का एयरबीएनबी है, तो यहाँ तो लोग अकेले ही नहाएंगे, किसी टूरिस्ट के साथ तो नहाएंगे नहीं। बट जनरली जापान में कल्चर है कि लोग शेयर कर लेते हैं एक ही बाथरूम में। उसका रीज़न अंदर भी दिखाऊंगा कि क्यों है, ठीक है जी। तो ये पूरा हो गया ऐसे ड्राई एरिया एक तरह से, जहाँ आप कपड़े वपड़े चेंज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ ना पेंट बहुत कम होता है दीवारों पे, ज़्यादातर वॉलपेपर यूज़ कर रखे होते हैं। ये देखो, अब बाथरूम में घुसने से पहले ये वाली चप्पल आपको बाहर उतारनी है, और ये वाली आप चप्पल पहन सकते हो। ये प्लास्टिक की चप्पल है बेसिकली, यार मेरी जुराबें गीली हो जाएगी। चलो यहीं से दिखा देता हूँ आपको। तो ये है जी शावर एरिया। बाथ टब यहाँ पे ज़रूर होगा बाथरूम में, देखो इतना बड़ा, इसमें भी आप नहा सकते हो आराम से। और बाकी नॉर्मल विंडो है, एग्जॉस्ट है, लाइट है। अच्छा, सिंगल ही लाइट दिखेगी आपको जनरली ना हर जगह, यहाँ सिंगल है, देखो यहाँ सिंगल है, ऐसे 3-4 लाइटें नहीं। और ये है पूरा नहाने का एरिया। तो यहाँ पे हैंड शावर लगे हुए हैं और 2 लगे हुए हैं, तो इसलिए मतलब एक टाइम पे यहाँ 2 लोग नहा सकते हैं साथ में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बाकी बैठने के लिए इस तरह की स्टूल होता है छोटा सा। और ये जो गोल सा आप देख रहे हो ना, ये बाल्टी है यहाँ की, समझ लो, क्योंकि यहाँ की जो टैप है वो देखो कितनी नीचे है। अब इसमें बड़ी बाल्टी तो रखी जा नहीं सकती, इसलिए ये छोटी छोटी ऐसे
कटोरी जैसी बाल्टी है, इसमें पानी भर भर के आप अपने सर पे डाल सकते हो जहाँ भी डालना है। तो ये है भाई पूरा नहाने का सीन। ऐसे एक थड़ी टाइप की बनी है जिसमें सारी चीज़ें हैं, बॉडी वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, शीशे लगे हुए हैं छोटे छोटे, 3 शीशे है। अच्छा 3 लोग नहा सकते हैं, हैंड शावर 2 है और बीच में टूटी भी है देखो। तो इस तरह का भाई ये पूरा बाथरूम होता है यहाँ का। चलो भाई बंद कर देते हैं, लेट्स गो। अब आपको लेकर चलता हूँ मैं बेडरूम की तरफ, या और भी एरिया दिखाता हूँ पूरे घर के कैसे कैसे। ये शायद से इनका प्राइवेट एरिया है, यहाँ मैं जा नहीं सकता हूँ। ये कुछ चीज़ें वीज़ें रखी हुई है। ये किचन एरिया है, यहाँ भी अलाउड नहीं है मेरा जाना। ये बर्तन धोने की जगह है, वो सिंक कह सकते हो आप एक तरह से। और ये जा रही है सीढ़ियाँ ऊपर जहाँ पे हमारे बेडरूम है सबके। अब यहाँ की सीढ़ियाँ भी देखोगे ना आप भाई, प्रॉपर वुडन सीढ़ी है और फ्लोरिंग भी पूरी वुडन ही है यहाँ पे। ये देखो ये सब वुड से बना हुआ है पूरा का पूरा, हर जगह आपको वुड ही वुड दिखेगा। हाँ जो जी ऊपर लेकर चले आपको, लेट्स गो। लाइटिंग थोड़ी सी कम रहती है इन घरों में ना, मतलब मैंने बताया ना सिंगल सिंगल जो है लाइटें जला के रखते हैं बस। तो ये देखो एंटर करते ये लाइट है ऑन ऑफ, ये ऑन हो गई। इस तरह के देखो लैंप से होते हैं वो गोल गोल से ना कागज़ के। अब मैंने जो था ना वो ये वाला रूम बुक किया था भाई, ये थोड़ा छोटा रूम है जो मुझे इस प्राइस पॉइंट में मैंने बताया ना आपको, बट इन्होंने मुझे अपग्रेड करके बड़ा रूम दे दिया क्योंकि शायद से खाली होगा, अभी ऑफ सीज़न टाइप का ही चल रहा है पूरे जापान का। तो मेरा बेडरूम है ये वाला, ये स्लाइडिंग गेट लगा है और ऐसे ही आगे भी बेडरूम है, बट उससे पहले बाहर है यहाँ का टॉयलेट, क्योंकि नीचे था थोड़ा नहाने का था खाली, बाथरूम। यहाँ पे हैंड वॉश का लगा हुआ है, वैसी ही वैनिटी लगी हुई है। और ये जो है यहाँ का टॉयलेट है, ये देखो। तो कोई होना कोई नहीं है। तो इस तरह की टॉयलेट सीट लगी होती है, वही भाई ऑटोमेटिक वाली है देखो। हर चीज़ भाई इसमें धारवार पानी की मस्त मसाज वसाज हो जाती है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें ऐसा। तो हम इंडियंस को ना भाई यहाँ पे ऐसे वॉशरूम में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि टिश्यू वाला सीन नहीं है यहाँ भी लोग पानी से ही धोते हैं। और सीट भी ऐसे गर्म रहती है, टेम्परेचर कंट्रोल, पानी भी टेम्परेचर कंट्रोल, क्योंकि सर्दियाँ बहुत पड़ती है ना इसलिए। तो हर जगह इसी तरह की सीटें मिलेगी आपको, चाहे आप पब्लिक वॉशरूम में चले जाओ जैसे मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड पे, वहाँ भी यही सीटें लगा रखी है, इतनी महंगी वाली। चलो अब आपको देते हैं अपने बेडरूम का टूर, एक प्रॉपर जैपनीज़ बेडरूम कैसा लगता है। तो ये देखो इस तरह का बस उंगली फंसाने के लिए हैंडल है, वो दरवाज़ा जो है वो स्लाइड होके खुल जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा रूम है भाई, ये देखो टन टन, थोड़ा सा सामान फैला हुआ है, इसको इग्नोर करना भाई। बट ये है प्रॉपर जैपनीज़ बेडरूम जो आपने डोरेमोन या शिनचैन में देखा होगा, सेम टू सेम ऐसे स्लाइडिंग दरवाजे होते थे उसमें, ठीक है। वार्डरोब देखो इस तरह की होती है इनकी स्लाइडिंग वाली, सारी की सारी। एयर वेंटिलेशन और रोशनी के लिए प्रॉपर भाई बड़ी बड़ी स्लाइडिंग विंडोज़ बना रखी है और बालकनी बना रखी है। तो ये देखो भाई इस तरह के, इधर से भी मैं खोल सकता हूँ और उधर से भी। खोलने के लिए सिंपल वही ये स्लाइड करा, ये जाली वाला दरवाज़ा अलग है, शीशे का अलग है, ये जाली का आप देखो। तो ये भी खोलना पड़ेगा इस तरह से। और ये आ गई यहाँ की पूरी बालकनी, इस तरह की काफ़ी अच्छी खासी बड़ी बालकनी है, 2 चेयर लगी है। एंड यहीं से आपको मैंने दिखाया था सुबह वो माउंट फूजी का व्यू। तो देखो भाई बादल हट ही रहे हैं, मेरी किस्मत अच्छी है शायद आज। तो देखो व्यू अच्छे से आने लग गया पूरा का पूरा। हालांकि इतनी बर्फ़ नहीं है अभी माउंट फूजी के ऊपर, क्योंकि मैं जून में आया हूँ। अगर आप दिसंबर जनवरी के आसपास आओगे तो ये जो काला काला आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये काला काला जो है, ये काले की जगह पूरा वाइट ही दिखेगा, स्नो ही स्नो होएगी क्योंकि। बट ठीक है व्यू तो दिख रहा है भाई अच्छा। अभी कई लोकेशन भी जाऊँगा मैं ऐसी जहाँ से और तगड़ा दिखेगा इसका व्यू। तो अभी थोड़ा वेट करो, पहले मैं टूर दे दूँ आपको। तो भाई ये बंद कर देते हैं वरना मच्छर वच्छर ना घुस जाए अंदर। वैसे मच्छर तो कम, कीड़े मकोड़े ज़्यादा है, उसके लिए ज़्यादा होता है। मच्छर मेरे को वैसे दिखे नहीं अभी तक, एक भी ना काटा कहीं पे भी। इसके अलावा भाई इधर मैंने वार्डरोब आपको दिखा दी है। एक एसी लगा हुआ है डेकिन का, ये हॉट एंड कूल दोनों है, मतलब गर्मियों में आप चाहो तो एसी की तरह यूज़ करो और सर्दियों में चाहो तो इसको हीटर की तरह यूज़ करो। इधर एक टीवी दे रखा है इन्होंने इस तरह का, यहाँ पे भी विंडो है, मतलब पूरे कमरे में भाई कितनी विंडो है देखो। इधर से विंडो, इधर बालकनी कोई नहीं है बट हाँ विंडो आप खोल सकते हो, प्रॉपर रोशनी वोशनी आएगी। बंद कर देते हैं। ये भाई यहाँ का बेड होता है, इसको कहते हैं फुटोन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, लेयर होती है गद्दों की। तो ये देखो इन्होंने तो कवर ववर चढ़ा दिया, बट वैसे आपको ना 3-4 गद्दे दिखेंगे। तो ये पहले फ्लोर हो गए जिसमें वो कारपेट है, फिर 1 गद्दा, 2 गद्दे, 3 गद्दे, 4 गद्दे, चारों गद्दों का मिक्सचर बना के इन्होंने जो है वो पूरा बेडिंग तैयार कर रखी होती है। उसके ऊपर फिर चादर बिछा देते हैं, तकिया हो गया और ये ब्लैंकेट हो गया। मस्त ब्लैंकेट है भाई। जैपनीज लोग ना अपने घर में ज़्यादा ऐसे बेड वेड नहीं लगाते, ज़मीन पे ही इस तरह के गद्दे बिछा के सोते हैं। बाकी ब्लैंकेट वगैरह अगर और चाहिए तो वार्डरोब में देखो काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई है, गद्दे ब्लैंकेट तो एक्स्ट्रा भी लगा सकते। अच्छा लाइट देखो भाई, ये था कागज़ वाला लैम्प, कागज़ है या कपड़ा है, कागज़ ही लग रहा है मुझे तो इस तरह से बस इसको खींचो ये जल जाता है भाई। ये देखो लाइट भी थोड़ा डिम भी कर सकते हो और थोड़ा ऐसे बंद भी कर दो पूरा। तो एक लाइट यहाँ लग रही है
और एक लाइट यहाँ लगी हुई है, 2 ही लाइट है पूरे कमरे में बस, बाकी दिन के टाइम तो नेचुरल लाइट की कमी है ही नहीं। तो ये तो हो गया भाई पूरा बेड वाला एरिया। अब ये बड़ा रूम है तो इसलिए यहाँ पे ऐसा छोटा टेबल भी लगा होता है बेसिकली, जहाँ पे आप काम वाम कर सकते हो या खाना खा सकते हो। और ये देखो पार्टीशन कितना डाउन है भाई यहाँ पे। वैसे रूफ काफ़ी ऊंची है, अराउंड होगी ये 9 फुट की, बट ये भाई मेरा बिल्कुल ऐसे सर बस थोड़ा सा ही बचता है, देख रहे हो आप। तो अराउंड ये 6 फुट का पार्टीशन होगा बीच में। अब ज़्यादातर जापानीज़ घरों में क्या होता है कि उधर बेडरूम है तो यहाँ पे ना स्लाइडिंग लगा देते हैं बीच में पार्टीशन करने के लिए, कि वो एरिया अलग हो गया, ये अलग हो गया। बट इन्होंने वो हटा रखे हैं यहाँ से स्लाइडिंग, इस वजह से ये रूम पूरा बड़ा है। देखो ये ट्रैक से बने हैं ना, यहाँ से चलते हैं वो स्लाइडिंग पूरे। तो अब ये पूरा एक ही बेडरूम बन गया। और ये है इनका टेबल। जैसा कि आपने देखा होगा डोरेमोन वगैरह में भाई, वहाँ पे जो है वो लोग ऐसे डाइनिंग टेबल पे ना बैठ के ज़मीन पे बैठ के जो है वो खाना वाना खाते हैं। और ये टेबल भी उसी हाइट से बना होता है ताकि आप ज़मीन पे बैठो चौकड़ी मार के, या चौकड़ी नहीं, देखो इस तरह की गद्दी है, इस पे बैठा जाता है और यूं पैर करके बैठते हैं वो, आपने देखा ही होगा ये इस तरह से भाई ऐसा लगता है आगे की टांग ही गायब हुई पड़ी है पूरी की पूरी। और ये पूरा टेबल है, यहाँ पे अपना काम करो, खाना खाओ, जो मर्जी करो। कभी सोचा नहीं था भाई जो मैं कार्टून में देखता था बचपन में वैसे घरों में मेरे को भी रहने का मौका मिलेगा एज अ टूरिस्ट ही भले, बट एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है ना। बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा गद्दियाँ दे रखी है जो आप यहाँ पे लगा के 4 से 5 लोग आराम से। बाकी हैंगर देखो यहाँ पर किस तरह के होते हैं, एक लकड़ी का वो लगा देते हैं और इसी पे हैंगर जो है आपके टंग जाते हैं, कपड़े वपड़े या तौलिया टांगना हो उस तरह से। एक वार्डरोब इन्होंने यहाँ भी दे रखी है, देखो इसमें भी गद्दे तकिए वगैरह हैं। स्टोरेज स्पेस तो इनके घर में पूरी रहती है, देखो ऊपर भी है, यहाँ भी है, फिर वो पूरी स्टोरेज स्पेस थी। और ज़्यादातर ना इस तरह की टोकरियों में सामान देते हैं, जैसे कि टॉवल इसमें आया था, टूथब्रश और टूथपेस्ट, एक ये शीशा, ये रैक है, हेयर ड्रायर वगैरह। यहाँ पे भी स्टोरेज है शायद से, अभी ये अड़ गया तो बंद हो गई है। और रिमोट देखो एसी का भाई कैसे है, मतलब इंडिया में भी डेकिन के एसी आते हैं लेकिन यहाँ पे तो भाई अलग ही टाइप का रिमोट है। इतने बटन होते हैं इनमें, क्या बताऊँ। ये देखो अभी ये खुलेगा, ये देखो ये तो ऐसा लग रहा है मोबाइल फ़ोन हो, इसी से भाई नासा वाले जो है वो स्पेस में कम्युनिकेट करते हो, देख रहे हो कितने बटन है। बट सारा जापानीज़ में है तो उन्होंने मुझे समझा दिया था कि इससे ऑन ऑफ होएगा, ये कूलिंग के लिए, ये हीटिंग के लिए, बस। इसके अलावा आपको फ़ैन की स्पीड या टेम्परेचर वगैरह इससे करना है और कुछ नहीं छेड़ना। बट जबकि फ़ीचर बहुत सारे हैं इसमें, देखो AI भी लिखा है इसमें। तो ये दीवार पे ही इस तरह से टांग देते हैं। बटन ऐसे होते हैं, देखो यहाँ पे नेशनल कंपनी के बटन है, ये इंडिया में भी आता था ब्रांड शायद ना। अच्छा डोर के लोग दिखाता हूँ आपको भाई, बड़े ही कमज़ोर से लोग हैं, कोई भी मुझे लग रहा है मतलब ये दरवाज़ा और लोग तोड़ सकता है आपके घर में। पर यहाँ पे लोग काफ़ी ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे और चोरिया वोरिया बिल्कुल कम होती है, तो इसलिए सेफ़ है ज़बान। बट लोग अगर आपको करना है तो बस इस चटकनी को हल्का सा इधर घुमा दो, बस ये देखो। और दरवाजे का हैंडल देखो कैसा है, बस उंगली फंसाने के लिए। और खोलना है तो इसको सीधा कर दो, स्लाइड होके खुल जाएगा। तो ये था भाई एक ट्रेडिशनल जापानीज़ होम टूर जो हमने डोरेमोन या शिनचैन जैसे कार्टून्स में अपने बचपन में देखा था। और ये पूरा तरह से आप नहीं कह सकते ट्रेडिशनल है, क्योंकि इसमें ना कुछ मॉडर्न टचेस भी दिए गए हैं, जैसे AC दे दिया है, हीटर, वरना ना ट्रेडिशनल में नॉर्मल वाले होते थे। बट ये एज अ टूरिस्ट जगह बना रखी है, समझ रहे हो, तो थोड़ा सा मॉडर्न टच देना ज़रूरी था। बाकी ओवरऑल भाई काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी सॉफ्ट गद्दे थे। तो कमर में मेरी दिक्कत तो हुई बट ठीक है, काम चल गया। और जापानीज़ प्लग इस तरह के होते हैं भाई, देखो 2 पिन वाले पतली से। तो अपना इंडियन प्लग इसमें नहीं लगेगा, इसलिए आपको इस तरह का ना ट्रैवल एडाप्टर लेकर आना पड़ता है, जिसको मतलब ये कन्वर्ट कर देता है, फिर आप इंडियन प्लग लगा सकते हो। तो चलो भाई अब देर नहीं करते, फटाफट से जो है वो घूमने चलते हैं आसपास का एरिया, और आपको भी माउंट फूजी दिखाता हूँ अलग अलग जगहों से, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताऊँगा माउंट फूजी से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं हूँ फिलहाल कावागुचिको एरिया में। माउंट फूजी के अराउंड ना 5 लेक है, उसमें से कावागुचिको लेक सेकंड लार्जेस्ट लेक है। अब मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हो ना, तो माउंट फूजी के आसपास 2 ही अच्छे एरिया है जहां पे आप कर सकते हो। एक ये कावागुचिको रीजन, मतलब जो लेक के आसपास का एरिया जहां मैंने लिया अपने एयरबीएनबी, और सेकंड एरिया है फूजी योशिडा, जो यहाँ से अराउंड ना 7-8 किलोमीटर दूर है, वो भी एक छोटा सा विलेज ही है। ये मैंने लोकेशन लगा ली है, वहीं पे ही मुझे जाना है अभी 7.7 किलोमीटर, क्योंकि ना जो टूरिस्ट वाली घूमने वाली जगह है वो सारी वहीं पे है। कावागुचिको में सिर्फ लेक है, और बाकी जो 2-4 चीजें है ना, एक वो आपने स्ट्रीट सुनी होगी जिसमें से बड़ा ही क्रेजी सा व्यू आता है माउंट फूजी का, फोटो में लगाऊंगा, तो वो भी वहीं पे ही है। फिर एक श्राइन वाली आपने फोटो देखी होगी पगोडा टाइप की, काफी सीढ़ी वीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, वो भी वहीं पे ही है। तो अभी सबसे पहले मैं उसी जगह जा रहा हूँ और वहां से आपको टॉप से व्यू दिखाऊंगा माउंट फूजी का। लेट्स गो जी, लेट्स गो, चलो। और वैसे तो मैं साइकिल भी रेंट पे ले सकता था, बट 7.5 किलोमीटर साइकिल चलाने में बैंड बज जाती। मैंने सोचा उससे अच्छा अपना गाड़ी है ही, तो गाड़ी में ही चलते हैं ना, वहाँ पे पार्किंग भी है, मैंने चेक कर लिया।
ऐसा ही में बहुत सुंदर जगह है, मतलब आसपास का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही इस तरह से डिजाइंड है कि मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सब चीजें ना एक दूसरे को, इतनी सुंदर लग रही है। मजा आ गया। मेरा तो मन कर रहा है भाई एक दिन की जगह 2-3 दिन रहूं यहीं पे, एक्सटेंड कर लूं। मतलब रुकने वाली जगह है भाई, प्योर नेचर पूरा। यही दिक्कत है बता रेंटल कार की, आप ना अपने अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा नहीं रुक सकते, क्योंकि अब जितने दिन के लिए गाड़ी लिया उसी हिसाब से चलना पड़ेगा मुझे, समझ रहे हो ना। अब यही अपनी स्कॉर्पियन होती है यहाँ पे, भले ही मैं 2 दिन एक्स्ट्रा रुकूँ 3 दिन रुकूँ, बट हाँ वीज़ा का भी एक इशू होता है, क्योंकि अब मुझे 30 दिन का ही मिला है, तो मैं 30 दिन से बड़ा प्लान बना ही नहीं सकता, वीज़ा ही एक्सपायर हो जाएगा, घर जाना पड़ेगा वापस अपने, समझ रहे हो। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ, और आप यहाँ देखोगे ना जगह जगह पे लोगों ने अपने घर के बाहर में पार्किंग के ना सिंबल लगा रखे हैं, देखो 1000 येन में। तो बेसिकली जब चेरी ब्लॉसम का सीजन होता है ना, तो जिस पार्किंग में मैं जा रहा हूँ वो पार्किंग एक तो बंद हो जाती है, या चलती भी हो तो 1500 येन की होती है। तो इसलिए लोगों ने अपने घर की पार्किंग में देखो 1000 येन के जो है वो बोर्ड लगा दिए कि आप खड़ी कर सकते हो। बट अभी मैं पहले उधर ही जाऊंगा। तो अभी भाई कोई एक बाहर ना ट्रैफिक पुलिस जैसे खड़े थे, अब वो पता नहीं ट्रैफिक पुलिस थे या कोई प्राइवेट वो थे, तो वो बता रहे पार्क की जो एंट्री है वो अभी भी 1500 येन की ही चल रही है, क्योंकि चेरी ब्लॉसम जस्ट अभी ख़त्म ही हुआ है ना 15-20 दिन या 1 महीना पहले, तो इसलिए अभी तक वो फ्री नहीं हुई है पार्किंग। तो फिर मैंने कहा छोड़ो वहाँ क्यों जाना। तो यहाँ पे एक ये लोकल है, इनका घर पे ही पार्किंग लगा दी है मैंने 1000 येन की, ये आप देख सकते हो भाई। तो इसी तरह से कई लोगों ने लगा रखी है यहाँ पे ना। अब मुझे इसकी गूगल लोकेशन अपने फ़ोन में भेजनी पड़ेगी, वरना मैं खुद भूल जाऊँगा कि गाड़ी कहाँ है। तो ये देखो गलियों गलियों में ही ना घर बने हुए इस तरह के, और 1000 येन एडवांस ले लिए इन्होंने। ये देखो इस तरह के बोर्ड लगे होंगे जगह जगह पे। तो ये थे फ्रॉम दिस साइड लेफ्ट, ओके फर्स्ट लेफ्ट, या थैंक यू थैंक यू। तो देखो ये सारी पार्किंग है भाई, लोगों ने अपने घरों के बाहर ही बना दी, क्योंकि इस जगह पे ना बहुत टूरिस्ट आते हैं चेरी ब्लॉसम के टाइम पे, और वो जो पार्किंग है ना वहाँ पे सिर्फ 100 गाड़ियों की पार्किंग है अलाउड, उसके अलावा नहीं है वहाँ पे। तो फिर जब 100 गाड़ियों से ज़्यादा आ जाती है दिन में, तो फिर लोगों को पार्किंग तो चाहिए ऑब्वियसली, जो लोग गाड़ी से आ रहे हैं। तो इस तरह के फिर लोगों ने अपने घरों में ही पार्किंग के स्लॉट 1-1, 2-2, जिनकी बड़ी ज़मीनें हैं उन्होंने ज़्यादा पार्किंग बना ली। मतलब सही है भाई। आप देखो ना, अगर किसी के घर में 5 गाड़ी की भी जगह है और दिन में 2 बार भी एक स्लॉट में वो गाड़ी लगाते हैं, तो 10 गाड़ी के हो गए 10,000 येन भाई साहब, इंडियन करेंसी में 6,000 रुपये के आसपास। सही है, 6,000 रुपये डेली की इनकम सिर्फ गाड़ी खड़ी करवाने की, और क्या चाहिए। तो ये देखो ऐसे पतली पतली जगहों से जो है वो निकलते निकलते हमें जाना है ऊपर, जहाँ पे पगोडा है। ये देखो भाई, जैसे अपने हिमाचल और उत्तराखंड में घरों के साइड में से नहीं जा रहा होता पानी, ठंडा ठंडा, बहुत ठंडा पानी होगा ये, उसी तरह के ये बने हुए हैं। अब ये गंदा पानी नहीं है बिल्कुल, देख रहे हो आप, साफ सुथरा पानी बह रहा है इसमें से। और लोगों ने घर में अपना रेन वाटर का भी जो कर रखा है ना ऊपर से, वहाँ से वो पानी स्लाइड होता हुआ इसी में चला जाता है। और कितना साफ़ है भाई, कह सकते हो आप काइंड ऑफ नाला है ये, बट साफ़ पानी है बिल्कुल। घर भी देखो कितने मस्त बने हुए। ये है देखो प्रॉपर वुडन स्ट्रक्चर वाला घर ना, इसमें मतलब कोई भी कंक्रीट का यूज़ नहीं किया गया, ये सारा वुडन है, वुडन या फिर वो जो पैनल आते हैं बाहर के। और पास में से पानी बहता हुआ जा रहा है ना, इतनी सुरीली सी आवाज़ लग रही है। मतलब मैं जितनी जगहों पे पहाड़ों पे जाता हूँ ना भाई, ऐसा मन करता है एक घर तो होना चाहिए अपने उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में। आई गेस ये रास्ता है यहाँ से ऊपर जाने का, है ना, शायद से तो यही है। और आप देखोगे ना भाई, इस तरह के इन्होंने मिरर लगा रखे हैं, ताकि यहाँ से कोई भी गाड़ी अगर आ रही है तो उसे पता चल जाए कि इस तरफ से या इस तरफ से दूसरी गाड़ी तो नहीं आ रही। तो देख रहे हो, मतलब छोटे छोटे गाँव में भी सेफ्टी का इतना ख्याल रखा हुआ है चीज़ों को लेके। अभी बोर्ड लगा तो हुआ है इधर का, इधर से जाना है या इधर से समझ नहीं आ रहा। चलो इधर से ही चलते हैं। यार ये देखो, ये ट्रैफिक पुलिस तो नहीं लग रहे मुझे, ये लोकल ही लोग हैं यहाँ के, ड्रेस पहन के खड़े हैं बेसिकली, मतलब जिनकी पार्किंग है ना खुद की, उन्होंने खड़े कर रखे हैं। तो इनमें से ही एक ने मुझे बोला कि वहाँ 1500 की है, यहाँ 1000 की है। अब पता नहीं इन्होंने सच बात बोली, वैसे जापानीज़ लोग ऐसे होते तो है नहीं भाई, तो मुझे लग रहा है सच ही बोला हो, क्योंकि गूगल पे भी लिखा है कि 1500 येन की पार्किंग होती है। बट अब चेरी ब्लॉसम ख़त्म हो चुके हैं, तो मुझे लगा था फ्री पार्किंग होएगी वहाँ। ठीक है चलो, कोई जो भाई है भाई, 600 रुपये लगे हैं। पब्लिक टॉयलेट आपको जगह जगह पे ज़रूर मिल जाएंगे भाई, और साफ़ सुथरे होते हैं। एंड ये है भाई, यहाँ से जो है वो सीढ़ियाँ शुरू होएगी ऊपर पगोड़ा जाने की, और टोटल भाई 398 स्टेयर्स है। ये सब लोग उतर क्यों रहे हैं, यहाँ से चढ़ क्यों नहीं रहा कोई। हाँ तो मैं कह रहा था ऐसे पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई है, और 398 स्टेप्स चढ़ के हमें ऊपर जाना है। और जिसको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, दूसरी तरफ रैंप भी है सीधा सीधा, तो आप रैंप के थ्रू भी जा सकते हो। बट ठीक है, सीढ़ियों में थोड़ी कम थकान होएगी, रैंप में ऐसे चढ़ाई टाइप की हो जाएगी। तो मैंने कहा सीढ़ियों से ही चलते हैं, और ज़्यादा टूरिस्ट वैसे भी सीढ़ियों से ही आ रहे हैं, देखोगे ना आप। एंड ये चढ़ने के बाद पहले तो लैंप देखो भाई, यहाँ ट्रेडिशनल जापानीज़ लेंस कह रहा हूँ, लैंप मस्त लगते हैं एकदम। और ये है जी मेन गेट अभी यहाँ का, मतलब एंट्रेंस है समझ लो। अभी तो सीढ़ियाँ बहुत चढ़नी है,
क्या मस्त लग रहा है ना भाई साहब। ओए होए। तो हमने जब वो सूमो क्लास ली थी ना, उसमें योकोजुना जो थे सबसे टॉप रैंक के सूमो, वो इसी तरह की ना बेल्ट लगाते हैं वाइट कलर की, जिससे कि उनकी पहचान होती है कि वो एक योकोजुना है। तो उन्होंने ही बताया था जापान में जो भी ऐसे श्राइन्स वगैरह होती है ना, उसमें भी वो सेम काइंड ऑफ बेल्ट जो है वो ऐसे लगाई जाती है दरवाजे पे। ये देखो, ये शिंटो श्राइन है बेसिकली। तो जापान में 2 रिलीजन मेजरली है, एक है शिंटो रिलीजन और एक है बुद्धिज्म। तो ये शिंटो रिलीजन की पगोड़ा या श्राइन है। ऐसे देखो बड़े बड़े पिलर है ऑरेंज कलर के, ऊपर पूरा गेट टाइप का बना रखा होता है। अभी तो भाई 8-10 सीढ़ियाँ चढ़ूँ मैं। ये देखना कितनी छोटी सीढ़ी है, पूरा पैर भी फिट नहीं आ पा रहा मेरा यहाँ पे। और ऐसी 398 सीढ़ियाँ चढ़नी है। हालांकि इतना डिफिकल्ट है नहीं चढ़ना, हार्डली मेरे को लग रहा है 10 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा तो क्या ही लगेंगे। एंड ये एरिया देखो, यहाँ पे ना ये वैन टाइप की बनी हुई है, खाना पीना आपको लेना हो, आइसक्रीम लेनी हो, और वॉशरूम भी बने इधर लेफ्ट साइड में। ये रहे। अच्छा, वो जो ऊपर पगोड़ा है इसका नाम है चूरिटो पगोड़ा। स्पेलिंग आ गई होगी स्क्रीन पर, आई होप मैंने प्रोनाउंसिएशन सही करी हो। तो वहाँ जाना है। 5 स्टोरी पगोड़ा है, मतलब 5 फ्लोर का पगोड़ा। एंड पानी पीने का भी ना जगह जगह पे जुगाड़ बना हुआ है, बोतल वोटल भर सकते हो यहाँ से। देखो ठंडा पानी आ रहा होगा मस्त। और ये रास्ते में कुछ और बना हुआ है, मेरे ख्याल से ये प्रे वगैरह करने की जगह होगी। पर यार ये स्ट्रक्चर ही देखने में इतने कूल से लगते हैं ना मेरे को, प्रॉपर वुडन स्ट्रक्चर और ऐसे हट टाइप की शेप में बने हुए, मज़ा आ जाता है देख के। तो यहाँ पे मेरे ख्याल तो प्रेइंग का ही है, बाकी मैं कंफर्म नहीं हूँ। यहाँ भी देखो वही सेम रस्सी बंधी हुई है उसी स्टाइल में ना, हर जगह होती है यहाँ श्राइन्स वगैरह में। ये जितनी भी भाई ऐसी जगह है ना, यहाँ पे ये देखो फॉर्चून से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें होती है। जैसे कि वहाँ पे वो स्टिक वाली फॉर्चून थी, आपने पिछला व्लॉग देखा हो अगर, पिछला नहीं पिछले से पिछला। इस तरह की यहाँ पे ये पर्ची वाला है, तो अपना 100 येन डालो और इंग्लिश में एक पर्ची निकालो, वो आपको फिर इनमें से कुछ होता है, देखो पढ़ लेना भाई। तो मैंने वहाँ स्टिक वाला कर ही लिया था भाई, हर जगह क्या करना सेम सेम सा। तो ये देखो, ये मैं कह रहा था, यहाँ से ये रैंप टाइप की भी ऊपर तक जाती है, तो आप ये रैंप के थ्रू भी जा सकते हो चढ़ाई में। पर मेरी थोड़ी इसमें ज़्यादा सांस फूलेगी मुझे ऐसा लग रहा है। मैं ढूंढता हूँ सीढ़ियों वाला रास्ता कहाँ से है, सीढ़ियों के थ्रू जाऊँगा, वो सही है। व्यू तो देखो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, दिखाता हूँ आपको ढंग से। ये देखो भाई साहब, और ये दूरबीन टाइप की भी लगी हुई है, इसमें आप सिक्का डाल के देख सकते हो। बट अपना कैमरा भाई दूरबीन से कम थोड़ी है। ये देखो भाई 5x कर देता हूँ और भी जूम हो जाएगा। ये देखो, अब इससे ज़्यादा क्या ही लोगे, दूरबीन है, चांद तो देखना नहीं है यहाँ से खड़े होगे। सही है भाई, एरिया अच्छा है। और यहाँ भी देखो ये वाइट से डंडे लगा रखे हैं, आपको मैंने भूटान में भी दिखाए थे, याद है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो इस तरह के शायद 108 डंडे लगाए जाते हैं किसी के ऐसे खाली जगह पे। मुझे तो लग रहा है ये वही सी चीज़ है, बाकी पता नहीं, क्योंकि भूटान में भी बुद्धिज़्म है, तो बुद्धिज़्म और शिंटो रिलीजन काइंड ऑफ थोड़ा सिमिलर है। यहाँ भी बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं बहुत लोग, तो हो सकता है वैसा ही हो। पर ये 108 लग तो नहीं रहे मुझे शायद से, है ना, गिनने पे भी 108 तो नहीं होंगे। किसी को पता हो तो बताना इसके बारे में। बाकी भाई मुझे 2 जापानीज़ वर्ड सीखे हैं मैंने। एक तो अगर आपको किसी को हेलो बोलना है तो आप जापानीज़ में बोल सकते हो कोनिचिवा, और किसी को अगर थैंक यू बोलना है तो बोलना है अरिगाटो। तो याद रखना कोनिचिवा और अरिगाटो। ये देखो उसी गेट का ना छोटा मॉडल भी बना रखा है। बेसिकली ये जहाँ जहाँ आप श्राइन देखोगे या पगोड़ा देखोगे, इस तरह के गेट ज़रूर दिखेंगे आपको। अब यहाँ भी छोटा सा एक टेम्पल टाइप बना रखा है ना, इसलिए इसका भी गेट है अलग से ही। और ये है भाई वो सीढ़ियाँ ऊपर, तो हाँ सीढ़ियों से ही चढ़ूँगा। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ से 398 है या वो जो नीचे की भी थी उसको इंक्लूड करके है। अब गिनेगा तो कौन ही भाई, इसको छोड़ो। बट यहाँ पे तो भाई भालू को लेके वार्निंग लिखी है कि आ सकते हैं भालू। ऑल्सो ड्रोन बैन है भाई, यहाँ उड़ा नहीं सकते। मैं लेकर तो आया हूँ जापान में, बट मेरे को पता ही नहीं चल रहा, आधी जगहों पे अलाउड है नहीं है, इसलिए मैंने अभी तक उड़ाया ही नहीं। मैंने कहा क्यों फालतू में किसी कंट्री के रूल्स ब्रेक करना। मैं इंडिया में नहीं उड़ाता जहाँ मुझे लगता है कि भाई सही नहीं है उड़ाना, या इंडिया की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, समझ रहे हो ना। तो मैं अवॉइड ही करता हूँ कि ऐसी जगहों पर ड्रोन यूज़ ना ही करो। मैं तो कैमरा से भी शूट नहीं करता भाई, आजकल मंदिरों के अंदर तक नहीं शूट करता अगर लिखा है वहाँ की अलाउड नहीं है। अब चढ़ते चढ़ते बोलना थोड़ा दिक्कत की बात है, इसलिए व्लॉग कम और चढ़ाई ज़्यादा। लो जी लो, फाइनली पहुंच गया हूँ ऊपर टॉप पे। 398 सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ चढ़ गई, 2 मिनट रुकना पड़ेगा यहीं, सांस कंट्रोल में आए। ये देखो यहाँ से भाई क्या मस्त नज़ारा आ रहा है, कितने सारे घर ही घर दिख रहे हैं ना। यहाँ भी देखो भाई ड्रिंकिंग वाटर का पूरा जुगाड़ कर रखा है। ओ भाई साहब, फ्री वाईफाई, बताओ इतनी ऊपर टॉप में पहाड़ के ऊपर फ्री वाईफाई दे रखा है इन्होंने।
एंड ये है जी वो पगोडा, 5 स्टोरी जैसे कि मैंने बताया था, यानी 5 फ्लोर का। ये देखो कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी है कि कितनी हाइट है, कितनी कॉस्ट हुई थी, 93,68,000, ऑलमोस्ट 1 करोड़ येन लगे थे इसे बनाने में। इंडिया के 60 लाख रुपए हो गए। 1958 की बात बता रहा हूँ भाई ये मैं, आज के तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वो, उस टाइम के 1 करोड़ येन थे। देखो टॉयलेट वगैरह भी बने हुए हैं यहाँ पे, प्रॉपर है भाई, सब मेंटेन कर रखी है यहाँ जापानीज लोगों ने ना, एक एक चीज़ अपनी। तो ये पगोडा ना भाई एज अ मेमोरियल बनाया गया था, जो 960 सिटीजन्स की डेथ हुई थी ना वॉर के दौरान, उनकी याद में। ज़्यादातर लोग इतनी हाइट पे आते हैं माउंट फूजी का व्यू लेने, और वो व्यू कहाँ से मिलेगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। उसकी आपने फ़ोटो ज़रूर देखी होंगी, थोड़ा सा और चढ़ के जाना यहाँ से ऊपर बस, देन जो है वो माउंट फूजी अगर दिख रहा होगा तो ही दिखेगा। मुझे लग रहा है दिख ही रहा होगा, जब मेरे होटल से एयरबीएनबी से दिख रहा था तो इतनी देर में तो क्या ही बादल आ गए होंगे, है ना। ऐसे ही में ये जो लैंप लगे हुए ना जगह जगह पे, इन पे दिल आ गया मेरा तो, इतने प्यारे प्यारे। ये तो मेटल से बना है, वैसे लकड़ी के थे सारी जगह। तो देखो ये सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर की तरफ, और ऊपर जाके एक डेक टाइप का बना रखा है इन्होंने, ऑब्जर्वेटरी डेक कह सकते हो आप, और वहाँ से आता है नज़ारा क्रेजी लेवल का। ये देखो इसलिए नीचे भीड़ नहीं है, सारे लोगों की भीड़ ऊपर ही लगी पड़ी है इसी जगह पे, यहाँ पे भाई। तो ये देखो भाई ये है वो व्यू पूरा, जिसमें ना ये पगोड़ा भी दिखता है, और लेफ़्ट साइड में वो टॉप पे जहाँ बादल आ रखे हैं वो है माउंट फूजी, जैसे कि मैंने कहा था कि छुपा हुआ होगा व्यू। तो ये है वो डेक भाई, अभी तो इन्होंने फ़िलहाल देखो बंद कर रखा है, बट यहाँ से जो है वो एक्चुअल फ़ोटो आती है क्रेज़ी वाली, कि साइड में देखो पगोड़ा भी दिख रहा है, और वो पीछे जो है वहाँ पर माउंट फूजी है, जो अभी फ़िलहाल बादलों से छुप चुका है पूरा, किस्मत ही ख़राब है। तो इसलिए लोग जो है वो वेट कर रहे हैं कि कब बादल जो है वो यहाँ से हटेंगे, और फिर वो फ़ोटो वीडियोज़ लेंगे। रुकता हूँ भाई 10 मिनट, उम्मीद तो नहीं है कि 10 मिनट में बादल चले जाएंगे, बट ठीक है, अब इतनी ऊपर चढ़े हैं तो एक फ़ोटो लेना बनता है। वैसे ना जब चेरी ब्लॉसम्स का पीरियड होता है तो ये जितने भी आपको हरे हरे पत्तियाँ दिख रही है ना, ये सब भाई ऐसे पिंक कलर की हो जाती है, और तब यहाँ से बहुत तगड़ा नज़ारा आता है। उसकी भी मैं फ़ोटो लगा दूँगा अगर मिल गई तो तब भाई साहब एक्चुअल में माउंट फूजी भी दिखता है, पगोड़ा भी, और ये सारे के सारे पेड़ पिंक कलर के दिखते हैं मस्त। बाकी ये सारे घर वर है भाई, कावागुची को हो गया या फूजी योशिडा हो गया, ये देखो सारे घर वही है आसपास के। बादल मुझे लग तो नहीं रहे भाई हिल रहे हैं, देखना है ना, स्टेबल ही है कब से वहीं पे ही। तो ये हटेंगे नहीं जब तक माउंट फूजी दिखेगा नहीं। बताओ बादलों की वजह से सारा व्यू ख़राब। तो भाई एक्चुअल में ये फैक्ट है कि साल के अगर 365 दिन है ना, तो उसमें समझ लो 180 दिन ही जो है वो माउंट फूजी दिख पाता है, आधे साल तो माउंट फूजी दिख ही नहीं पाता बादलों की वजह से। और ऐसा कहा जाता है जब क्लियर वेदर हो ना, तो भाई माउंट फूजी टोक्यो तक से भी विजिबल रहता है, जब बिल्कुल क्लियर वेदर हो। तो अराउंड टोक्यो यहाँ से 100-110 किलोमीटर है, सोचो वहाँ से भी माउंट फूजी दिख जाता है। अब हाइट तो अच्छी खासी है माउंट फूजी की, बट वही प्रॉब्लम है बादलों की सारी, जब तक वेदर क्लियर नहीं तब तक आप देख नहीं पाओगे। ओ भाई हिलने लगे हैं बादल, देखो थोड़े थोड़े टॉप का व्यू आने लग गया, बोरा दिख रहा है, यही है माउंट फूजी पूरा, बट हल्का ही दिख रहा है, अभी पूरी तरह से बादल गए ही नहीं। जब ये पूरे चले जाएंगे तो सोचो क्या क्रेजी व्यू आएगा। कर ही लेता हूँ भाई 20-25 मिनट वेट, लग रहा है बादल थोड़े ना हिल रहे हैं तो व्यू आ जाएगा सही। यार काफ़ी देर वेट करने के बाद भी कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि थोड़े से बादल हटते हैं, व्यू दिखता है, इतने में और बादल आ जाते हैं, उनको ढक देते हैं फिर, तो फ़ायदा हो नहीं रहा है। 15-20 मिनट वेट कर लिया। खैर छोड़ो, माउंट फूजी के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। माउंट फूजी ना पूरे जापान का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। हाइट की बात करें तो अराउंड 3776 मीटर टॉल है, और ये फॉर्म हुआ था 286 BCE में एक अर्थक्वेक के कारण। ऑल्सो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि माउंट फूजी ना एक एक्टिव वोल्केनो है। जी हाँ भाई, ये अभी भी एक्टिव है। अभी ये लास्ट टाइम वैसे आज से अराउंड 300 साल पहले जो है वो इरप्ट हुआ था, 16 दिसंबर 1707 में शुरू हुआ था, और अगले 16 दिन तक भाई जो है ये इरप्ट होता गया, यानी कि फटा था। और रिसर्चर्स ऐसा कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में शायद ये फिर से फटेगा, बट इतना ज़्यादा ना डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा ये, क्योंकि इसका जो लावा है ना वो ऐसे फटके ना उछल के, मतलब कूद के समझ लो, फैलता नहीं है, स्लोली निकलता है, बट फिर भी खतरा तो है। और स्पेशली टोक्यो भी आसपास ही, आपको बताया मैंने 100 किलोमीटर की रेंज में, तो वहाँ पे भी खतरा हो सकता है ये जब भी फटेगा। अब वैसे तो माउंट फूजी की एज जो है ना वो डिस्प्यूटेड टॉपिक है, बट कुछ लोग मानते हैं कि 25 मिलियन साल पहले ये बना था, एंड फर्स्ट टाइम 7 लाख साल पहले जो है वो इरोजन हुआ था यहाँ पे। और जो मैंने आपको बताया था ना कि माउंट फूजी के अराउंड 5 लेक है, वो 5 लेक भी जो लावा निकला था ना उन्हीं के थ्रू जो है वो बनी थी, जिसमें से एक लेक कावागुची को भी है, जो सबसे लोएस्ट हाइट पे है और सेकंड लार्जेस्ट है। अच्छा, जब आप जापानीज लोगों से बात करोगे तो ज़्यादातर जापानीज लोग यही कहेंगे कि माउंट फूजी जो है वो सभी लोगों को बिलोंग करता है, बट एक्चुअल में सच्चाई ये है कि माउंट फूजी का जो 3360 मीटर से ऊपर का एरिया है ना, वो एक प्राइवेट आइलैंड है। जी हाँ भाई, प्राइवेट जगह है वो, क्योंकि फूजिसन होंगू करके एक कंपनी है जिनके अंडर में काफ़ी सारे टेम्पल्स आते हैं पूरे जापान में, तो उनको ना ये वाला जो एरिया है
डोनेट किया गया था, और वो भी 1606 में, कई 100 साल पहले। हालांकि उसके बाद 1871 में ना माउंट फूजी को नेशनलाइज कर दिया गया था। फिर उसके बाद केस वेस चला कई साल, और उस केस के नतीजे 2004 में ये जो लैंड है वापस से जो कंपनी थी उनको रिटर्न कर दी गई थी। इसके अलावा आप नीचे से तो माउंट फूजी को देख ही सकते हो, बट आप भाई इसमें ना क्लाइंबिंग भी कर सकते हो। जी हाँ, आप माउंट फूजी के टॉप पे भी जा सकते हो, बट ये सिर्फ जुलाई और अगस्त में ही जो है वो पॉसिबल होता है। और ऊपर जाके जो सबमिट पॉइंट है ना, वहाँ पे भाई आप शादी भी कर सकते हो। जी हाँ, बट कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही साल में रिजर्व रहता है, मतलब आपको बुकिंग करनी पड़ती होगी। ऐसा नहीं कि सीधा जाओ और शादी कर लो, बट हाँ पॉसिबल है नॉर्मल लोगों के लिए वहाँ शादी करना। सोचो कितनी कूल चीज़ होगी ना, माउंट फूजी के टॉप पे आप ट्रैकिंग करके जा रहे हो, अपने रिश्तेदारों को भी ट्रैकिंग करवा रहे हो और वहाँ जाके फिर शादी कर रहे हो। मेरे तो रिश्तेदार ही मना कर देंगे, हम ना चढ़े भाई, इतनी ऊंचाई पे कौन जाएगा, है शादी यहीं कर ले नीचे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई, 1872 तक ना माउंट फूजी पे औरतों का जाना मना था, मतलब ऊपर वो ट्रैकिंग नहीं कर सकती थी। स्पेशली जो खूबसूरत लड़कियां थी उनका तो बिल्कुल ही मना था, क्योंकि ऐसा माना जाता था जो माउंट फूजी और बाकी वोल्केनोज की गॉडेस है ना, वो बुरा मान जाएंगी अगर कोई भी लड़की ऊपर जाएगी तो। एंड अगर ऐसा हो गया तो माउंट फूजी जो है वो इरप्ट हो जाएगा, तो इसलिए अलाउड नहीं था। बट उसके बाद फिर अब कोई भी जा सकता है, लड़का हो लड़की हो, जब भी तो ऊपर जाके शादी होगी। लड़की जाएगी नहीं तो शादी कैसे होगी। अच्छा, माउंट फूजी ना पूरी जापान की सबसे हाईएस्ट पीक है, बट आज से लगभग 120-30 साल पहले जो रिकॉर्ड्स मिले थे उसके अकॉर्डिंग जो माउंट फूजी थी ना उसकी हाइट थी 3778, बट उसके बाद एक अर्थक्वेक की वजह से ना इसकी हाइट हो गई थी 3776 मीटर, यानी 2 मीटर छोटा हो गया था माउंट फूजी, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से नीचे की जो ज़मीन थी वो थोड़ी सी धंस गई थी, जिसकी वजह से माउंट फूजी का ओवरऑल जो हाइट थी वो भी 2 मीटर से कम हो गई। इसके अलावा माउंट फूजी के जो ऊपर टॉप में सबमिट पॉइंट पे एक पोस्ट ऑफिस भी है, जहां पर आप जाके जो है वो लेटर और स्टैम्प्स खरीद के पोस्ट कर सकते हो नीचे किसी भी सिटी या कंट्री में। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना भाई, नीचे से ऊपर जाओ पहले चढ़ाई करके और वहां से लेटर भेजो वापस नीचे बट ठीक है, आप जाओगे तो कर सकते हो। वही जुलाई अगस्त के टाइम पे ही अलाउड है, मतलब उसके बाद तो फिर बंदी हो जाती है ऊपर की जो ट्रैकिंग होती है या क्लाइंबिंग होती है। चलो भाई अब नीचे चला जाए, और इस बार सीढ़ियों से नहीं, इस बार रैंप से जाऊंगा, क्योंकि उतरने में रैंप ज़्यादा सही है। दौड़ते दौड़ते नीचे पहुंच जाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा, मस्त एकदम है ना भाई। नीचे उतरने में तो लिटरली 3-4 मिनट लगे अपने को, भगा भगा आ गया मैं। और नीचे उतरते ही देखो ये आइसक्रीम वगैरह मिल रही है, स्ट्रॉबेरी, और ये बंद है क्या पूछता हूँ, मन तो कर रहा है मेरा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाने का, अगर होगी तो ले लूँगा। ये तो क्लोज है भाई, सामने वाली पे कह रहे हैं मिल जाएगी, चलो पता करते हैं। ये देखो गाड़ी वाले को रोक रखा है, साइकिल वालों को निकलवा रहे हैं पहले। अरे सेब भी मिल रहे हैं यहाँ तो भाई, कितना बड़ा सेब है देखना, ओए होए इतना ह्यूज सेब। चलो आइसक्रीम लेते हैं। हेलो, डू यू हैव स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम? Strawberry, only Yeah. strawberry, so the strawberry vanilla. ओनली स्ट्रॉबेरी। Okay, the 600. 600? Yeah. 600 यानी कि है भाई साहब, ऑलमोस्ट 350-400 रुपये की आइसक्रीम है। बाकी ये सब तो भाई नॉन वेज है, ये वेज है। Back, okay. ये देखो यहाँ चिल्लड़ देते हैं भाई 100 के ना सिक्के 4, प्राइस भी मिल रहे हैं 800 के। बड़ी महंगी जगह है भाई यहाँ पे ना। ये हॉट डॉग है, बट ये सारा मेरे को लग रहा है नॉन वेजिटेरियन ही ऑप्शन होगा, बस एक फ्रेंच फ्राइज ही वेजिटेरियन लग रहे हैं। ले लूँ क्या फ्रेंच फ्राइज? आगे देखेंगे, चलो अभी छोड़ो यहाँ पे। यहाँ आइसक्रीम लेते हैं खाली। इस तरह का आप स्ट्रॉबेरी का गिलास भी ले सकते हो चॉकलेट क्रीम के साथ। ये देखो भाई इस तरह, ये सब नकली है, असली है? नकली है भाई, मेरे को लगा असली है। I just strawberry ice cream. थैंक यू, बाय, अरिगाटो। चलो भाई चलो, अभी मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से दूसरी जगह जिसका नाम है होन्शू स्ट्रीट। वहाँ से भी बड़ी फेमस मतलब माउंट फूजी की जो है फोटो आती है, बट माउंट फूजी दिख नहीं रहा, वो अलग बात है। गजब भाई, एक नंबर। ये पता नहीं ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी से बनी है या फ्लेवर वाली आइसक्रीम है, बट एक नंबर का टेस्ट है यार। तो 1 किलोमीटर है यहाँ से होन्शू स्ट्रीट, पैदल पैदल चलता हूँ। तो ये देखो भाई फूजी योशिदा जो मैं जगह बता रहा था, वो गांव है ये पूरा का पूरा। इस तरह के घर वर बने हुए हैं। ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग यहाँ अलाउड नहीं होती, क्योंकि फिर माउंट फूजी का व्यू जो है वो ब्लॉक हो जाएगा ना। और इस तरह के देखो जापान में खेत होते हैं, पानी भर रखा है। अब किस चीज़ की खेती है ये तो मुझे आइडिया नहीं है, किसी को पता लग रहा हो देख के तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि बाकियों को भी पता चल सके। एक ये है खेत, ये तो नहीं कर रखा कुछ भी, इधर उगा रखा है ये देखो। एंड ये घर बने हुए हैं, ज़्यादातर घर अब तो कंक्रीट के ही है, लकड़ी वाले घर आपको कुछ कुछ जगहों पे ही ज़्यादा दिखेंगे। बट 2 चीज़ों में मानना पड़ेगा भाई, मतलब आप किसी भी एरिया में चले जाओ, साफ़ सफाई एक तो तगड़ी मिलेगी। देखो यहाँ गाँव में भी कहीं पे भी आपको कोई कूड़ा कचरा रैपर वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरी सड़कें, साफ़ सुथरे इनके घरों के बाहर के ड्राइवे। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, गली में चले जाओ, एयरपोर्ट पे चले जाओ, वेंडिंग मशीन ज़रूर दिखेगी कहीं ना कहीं आपको। यहाँ भी लगी हुई है देखो, एक पानी, कोका कोला और काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है इसमें। और देखो आप यहाँ पे साइकिलिंग भी कर सकते हो, जैसे मेरे होटल में भी मिल रही थी। एक दिन का 1500 येन मांग रहे थे, यानी 800 रुपये।
तो अपना 800 रुपये में साइकिलिंग करते करते घूमो। और ये भाई आ गया जापान के एक छोटे से गांव का फाटक जैसे अपने इंडिया में फाटक बने होते हैं वैसे यहाँ पे भी बने होते हैं, तो इस तरह से। पर ये भी एरिया देखोगे ना बिल्कुल क्लीन मेंटेन्ड भाई। ट्रेस पासिंग ऑन द ट्रैक इज़ अगेंस्ट द लॉ। अभी तो खैर खुला ही हुआ, जा सकता हूँ। इधर से भाई ट्रेन आती है या इधर से जहाँ से भी आती होगी, और पटरी है ये रही, देख रहे हो पटरियाँ तक साफ़ सुथरी है भाई, कोई गंदगी नहीं कुछ नहीं, एकदम चमचमा रहा है पूरा एरिया आसपास। यहाँ के घरों में ना पार्किंग में ज़्यादातर टाइलें वाइलें नहीं लगी हुई, इस तरह की बस रोड़ी कूट के डाली हुई है ये देखो, और इसी के ऊपर जो है वो गाड़ियाँ खड़ी है। इस तरफ भी आप देखोगे जितनी भी पार्किंग एरिया सब में ऐसी बस पत्थर डाल रखे हैं। और मुझे लग रहा है इनके पीछे का रीज़न ये है कि ये पहले इन सब के गार्डन या खेत हुआ करते थे, बट जब से यहाँ टूरिज़्म इतना बढ़ गया है इन सब ने इनको पार्किंग में कन्वर्ट कर दिया है, तो पैसा भी कमा पा रहे हैं उससे अच्छा। यहाँ टोयोटा की देखना कौन कौन सी गाड़ी आती है भाई, इंडिया में तो है भी नहीं है, सब सिएंटा करके है शायद, कोई सी हाइब्रिड है। जापानीज लोगों में ना एक ना पैशन है ऐसे साफ़ सफाई रखने का, मतलब अपने घर तो साफ़ रखते ही है, आसपास के एरिया भी साफ़ सफाई रखते हैं देखो। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी काफ़ी बड़ा हाथ है साफ़ सफाई के पीछे, मतलब ये सबके ना कॉम्बिनेशन से ही हो पाता है। ऐसा नहीं कि खाली लोग कर लेंगे सफाई या खाली गवर्नमेंट कुछ कर देगी, सब मिल के करेंगे तभी एक साफ़ सुथरा देश बनता है। ये भाई इस गांव की एक डेंटल क्लिनिक है, ये देखो छोटी सी, कितनी मस्त डिज़ाइन बना हुआ है ना बिल्डिंग का। देखो यहाँ के घर आपको लगेंगे पूरे वही डोरेमोन शिनचैन में जैसे घर आते थे ना बाहर से देखने में, है ना, कितने मस्त मस्त लग रहे हैं सारे। लकड़ी के है ये वाला शायद सामने। एंड छोटे छोटे गाँव में भी इस तरह की ज़ेब्रा क्रॉसिंग और लाइटें लगा रखी है यहाँ पे, तो जब अभी रेड है ग्रीन होएगी तभी निकलूँगा मैं। और यहाँ बटन भी है शायद, ये दबा सकते हो आप, बट ठीक है हो जाएगी खुद से। अब यहाँ नो डाउट भाई साफ़ सफाई तो है, बट एक प्रॉब्लम है कि आपको कहीं पे भी ना डस्टबिन ही नहीं देखने को मिलेगा, चाहे वो छोटी गली हो, बड़ी गली हो, रोड हो, शहर हो, गांव हो, डस्टबिन का कल्चर ही नहीं है भाई यहाँ। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, एक छोटा बैग कैरी करते हैं अपने साथ, और जितना भी कूड़ा होता है उसमें भर के अपने घर ले जाते हैं और वहाँ फिर डस्टबिन में डालते हैं। अब देखो मैंने आइसक्रीम का फेंकना है, मिल ही नहीं रहे, डस्टबिन ही नहीं है। भले ही किसी घर के बाहर हो, किसी रेस्टोरेंट के बाहर हो, कहीं पर भी डस्टबिन नहीं रखे हुए इन्होंने। बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है ये तो। देखो जहाँ पे भी कोई भी ऐसे बीच में कट आ रहा है ना, मतलब एक तरह से चौराहा या 3 जगह मिलती है जहाँ, वहाँ ये शीशे ज़रूर लगे हुए हैं, ताकि इधर वाले को पता चल जाए यहाँ से कौन आ रहा है और यहाँ वालों को पता चल जाए वहाँ से कौन आ रहा है। एंड साइन बोर्ड तो भाई जगह जगह पे, मतलब रोड पे भी लिखी हुई है चीज़ें। ये देखो साइन बोर्ड यहाँ कि बच्चे क्रॉसिंग कर सकते हैं तो स्लो हो जाओ, मतलब जगह जगह पे आपको दिखेंगे। काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखी है चीज़ें, और ऐसा नहीं कि टूरिस्टी जगह पे ही कर रखी है भाई, नॉर्मल भी किसी छोटे मोटे शहर गांव में चले जाओ वहाँ भी है ये सब। ये जो ग्रीन लाइन है ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है साइकिल वालों के लिए या पैदल चलने वालों के लिए बना रखी है, और इसके वाइट पट्टी के उधर फिर गाड़ी वालों का हो गया, सिंगल वे है ये। अब टोक्यो में ना सबके घर बड़े छोटे छोटे हैं क्योंकि वहाँ पे ज़मीन की कमी है, लोग ज़्यादा है। बट आप जैसे ये थोड़े से कंट्री साइड या फिर विलेज एरिया में आ जाओगे ना, यहाँ पे भाई लोगों के पास बहुत ज़मीनें हैं, मतलब घर के बाहर अपनी 5-7 गाड़ियों की पार्किंग, फिर गार्डन टाइप, खेत वेत पूरे प्रॉपर होते हैं। और मेन है यहाँ के गाँव भी ना अच्छे से डेवलप्ड है, तो गाँव गाँव की तरह लगते ही नहीं है जापान के। यहाँ लगता है कि किसी आप अच्छे शहर में ही घूम रहे हो। ये देखो भाई कितनी साफ़ वो है, मतलब कैनाल टाइप की पानी जा रहा है इसमें से, देखो साफ़ सुथरा, कोई गंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई रैपर ना कोई प्लास्टिक, कुछ भी नहीं। मैंने बताया ना लोग अपना कूड़ा खुद कैरी करते हैं और घर पे जाके डस्टबिन में डालते हैं, तो इन पानी वानी में डालने का तो सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पे सोच ही नहीं है वो लोगों की बिल्कुल भी। ये देखो एक और वेंडिंग मशीन भाई, कॉफ़ी जूसेस वगैरह मिल रहे हैं भाई। सही में मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया जापान के इंफ्रास्ट्रक्चर से, रोड से, घरों से, स्पेशली यहाँ के लोगों से। मतलब इतने पोलाइट लोग हैं, जैसे मान लो मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ और मैंने गाड़ी वाले को कहा ना कोई बात नहीं आप पहले चले जाओ, तो भाई लिटरली गाड़ी के अंदर से यूँ 3-4 बार झुक के थैंक यू बोल के जाते हैं। बताओ, मतलब यहाँ पे लोग अपनी रोड नहीं समझते, पब्लिक चीज़ ही समझते हैं कि हाँ दूसरों का भी हक है उस चीज़ में, तो इसलिए काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को। देखो होंगे शरारती तत्व कुछ ना कुछ जापान में भी जो हुड़दम मचाते होंगे, बट मेजॉरिटी लोगों का दिमाग थोड़ा सही है यहाँ पे, इस मामले में नहीं पड़ते। रोड रेज वगैरह भी मेरे को लग नहीं रहा है यहाँ जापान में ज़्यादा होते होंगे, है ना। तो टू बी ऑनेस्ट आप मेरे से पूछोगे ना तो मेरे लिए टॉप पे हमेशा इंडिया ही आएगी अगर मैं अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो सब कुछ सस्ता है, खाना अच्छा है, सारा परिवार वहीं रहता है। तो मतलब अगर आप इंडिया में पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत और आपके पास स्किल्स है तो आप इतनी तो नौकरी करके पैसे कमा ही सकते हो कि अपनी लाइफ जी सको वहाँ पे इंडिया में। लेकिन अगर मुझे इंडिया के अलावा कभी भी किसी देश में ऐसे मतलब होगा ना कि शिफ्ट होना है या रहने जाना है कुछ साल, तो भाई वो जापान होगा। 4 दिन में ही समझ आ गई है मुझे ये बात। तो नंबर 1 प्रायोरिटी इंडिया, उसके बाद कहीं जाना है तो जापान आऊँगा भाई सब रहने के लिए। मस्त जगह है, वेदर अच्छा, ठीक वेदर क्या मतलब थोड़ा पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, एयर साफ़ है, लोग अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड्स अच्छी है, तो ओवरऑल रहने के लिए काफ़ी अच्छा देश है ये। बट वही बात है, अगर आपके साथ आप अकेले आ रहे हो
तो आप थोड़ा सा लोनलीनेस में ज़िंदगी ख़राब हो सकती है आपकी, क्योंकि यहाँ पे लोग ना ज़्यादा एक दूसरे से मतलब घुल मिल के नहीं रहते। जैसे अपने इंडिया में कल्चर है ना कि एक मोहल्ले के लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, फेस्टिवल्स में मिलते हैं, यहाँ वो सब नहीं होता। तो आप अगर अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ रहे हो, 2 लोग 4 लोग 6 लोग, तो आप अच्छे से जी जाओगे, वरना मुश्किल है। और चलते चलते भाई ये मैं आ चुका हूँ होन्चू स्ट्रीट पे, और यहाँ से सामने से दिखता है वो माउंट फूजी का व्यू। बट ये पूरी मार्केट इस टाइम पे बंद पड़ी हुई है, मतलब कुछ कुछ जगह ही खुली है, जो सुपर मार्केट वगैरह वो खुली है, उसके अलावा बंद है ऑलमोस्ट चीज़ें। और आप डायरेक्ट अगर होन्चू स्ट्रीट आते हो ना, तो ये पार्किंग है, यहीं पे देखो मशीन लिखी हुई है, आप पहले गाड़ी लगा दो और फिर जाते टाइम यहाँ पे पे कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छी खासी पार्किंग है, काफ़ी गाड़ियाँ आ जाएगी यहाँ। और यही वो स्ट्रीट है फेमस भाई। बट अभी अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि पूरा बादलों की वजह से व्यू ढका पड़ा है, बट इसकी भी मैं फ़ोटो या वीडियो निकाल के कहीं से ना आपको दिखाऊंगा। बहुत सुंदर स्ट्रीट लगती है भाई, स्पेशली सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे, क्योंकि थोड़ी भीड़ कम होती है ना, तो उस टाइम आप आओगे ना यहाँ पे, और अगर पूरा व्यू क्लियर दिख रहा है माउंट फूजी का, तो भाई एक नंबर की जगह लगती है, मज़ा आ जाएगा आपको। ये बिल्डिंग देखो भाई कितनी बढ़िया लग रही है ना, मस्त है एकदम। तो अभी मैं कोई सोविनियर शॉप ढूंढ रहा हूँ, वहाँ से मुझे फ्रिज मैग्नेट लेना है, तो अगर कोई खुली होगी दुकान तो लेते चलेंगे। और भूख भी लग रही है, कुछ खाने का देखता हूँ, मिल जाता है तो ठीक है। साउथ इंडिया मील सच है, देखना भाई साहब, साउथ इंडियन खाना मिल रहा है यहाँ, कारिया मुद्दू करके। सॉरी वी आर क्लोज, अरे यार बंद है, वरना डोसा वोसा मिल जाता अपने को। ये देखो लिखा साउथ इंडियन मील। भाई इंडियन रेस्टोरेंट पूरी दुनिया की गलियों गलियों में फैल चुके हैं, मज़ेदार बात है जो कि ये काफ़ी। ये मिल गई भाई सोविनियर की शॉप यहाँ पे, होपफुली इनके पास हो। हेलो, तो भाई ये लगे हुए फ्रिज मैग्नेट, ये वो वाले है पत्थर टाइप वाले ना, पर ये अच्छा लग रहा है काफ़ी। ये देखो वही जहाँ मैं पगोड़ा गया था, वहाँ से ऐसा व्यू दिखता है, चेरी ब्लॉसम पगोड़ा और पीछे माउंट फूजी। 650 का है, बट मेड इन वियतनाम है भाई, वियतनाम से बन के आ रहे हैं। और ये सब है, तो यही सही है, यही वाला ले लेता हूँ एक पीस माउंट फूजी का, तो हो गया सोविनियर अपने लिए बढ़िया, है ना। इंडिया के अराउंड 300 रुपये के आज 350 हो गए। जापान से ना मैं काफ़ी जगहों से फ्रिज मैग्नेट लेने वाला हूँ, जैसे माउंट फूजी का ले लिया, टोक्यो से भी लूँगा, और फिर एक हिरोशिमा का भी लूँगा अगर मिल जाएगा तो। इसके अलावा डोरेमोन के गांव जाने वाला हूँ, वहाँ पे भी कुछ लूँगा फ्रिज मैग्नेट डोरेमोन से रिलेटेड। शिनचैन के गांव भी जाने वाला हूँ मैं, तो बहुत जगह जाऊँगा और सब जगह से ले लेके आऊँगा भाई। फिर भाई ये जो जगह है ना, यहाँ पे लाइन लगती है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट माउंट फूजी का जो है वो व्यू दिखता है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी तो भीड़ नहीं है, क्योंकि व्यू भी नहीं है कुछ ज़्यादा खास, इसलिए भीड़ लगी नहीं हुई, वरना यहाँ पे लिटरली लाइन लगाते हैं लोग और फिर फ़ोटो लेते हैं। तो ये है जी यहाँ की फेमस होन्चू स्ट्रीट, ये देख सकते हो आप, एक बार गाड़ी जाने दो, देख रहे हैं। तो ये फ़ोटोज़ बहुत वायरल होती है भाई इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ से माउंट फूजी तगड़ा ही दिखता है। बट अपनी किस्मत में था नहीं कि वो देखो सामने सारे बादलों ने ढक रखा है माउंट फूजी को, शिट यार। बट ओवरऑल देखोगे काफ़ी सुंदर स्ट्रीट है ना, मज़ेदार। तो मैं तो भाई आपको यही रेकमेंड करूँगा, कम से कम यहाँ पे ना 3 से 4 दिन के लिए आओ, क्योंकि आपको ना रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जिस दिन आप आ रहे हो उस दिन बादल आ जाए और व्यू ना दिखे, तो फिर ट्रिप का सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा, समझ रहे हो। अब मैं देखो कल आया था यहाँ पे, कल शाम को भी यही वेदर था, नहीं देखने को मिला। आज भी सुबह सुबह देखने को मिला थोड़ी देर। अब यही था कि अगर जल्दी उठ के आ जाता तो शायद दिख जाता सुबह 4-5 बजे, बट ठीक है कोई बात नहीं। और आज भी दिन अब वेस्ट ही हो गया। वेस्ट क्या, मैं तो घूम लिया हूँ खैर, पर दिख नहीं पाया ढंग से। और अब कल मैं यहाँ से निकलूँगा तो सुबह 9-10 बजे के आसपास निकलूँगा, तब एक बार और नज़र मारता जाऊँगा, क्या पता दिख रहा हो अच्छे से। यहाँ नहीं, कोई और स्पॉट है मेरे पास 1-2 जगह और ना, वहाँ देखेंगे जाके। और कोशिश करूँगा वो क्लिप्स भले ही मैं कर लूँ, पर मैं डाल इसी वाले व्लॉग में दूंगा, ताकि ये माउंट फूजी का पूरा एक ही वीडियो बन जाए और आपको भी पता चल जाए कि कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स है जहाँ से माउंट फूजी मस्त दिखता है। भाई सड़कों में देखना बीच में क्या फूल से बना दिया, ये मस्त एकदम सजा रखा है। और ये घर भी अच्छा लग रहा है ना। और वो पीछे आप देखोगे प्रॉपर ट्रेडिशनल जापानीज़ घर दिखेंगे आपको। इनकी भी रूफ वही होती है, पतले पतले पत्थरों से ऐसे स्लोप में, जैसे अपने हिमाचल या उत्तराखंड में बनते हैं ना भाई। तो बस ये गलियों गलियों में ही भटक रहा हूँ भाई, इधर उधर देख रहा हूँ कैसे गाँव है यहाँ के, क्या है। हालाँकि प्रॉपर गाँव तो एक मैं जाने वाला हूँ, वो तो रियल मतलब तगड़े लेवल का गाँव है। ये भी गाँव है बट टूरिस्ट ही है ना थोड़ा सा, तो डेवलप्ड है इसलिए। ये घर देखना भाई साहब, ओए कुछ अलग सा ही लग रहा है थोड़ा, है ना। ये क्या है, लॉन्च सिंड्रेला। इस स्ट्रीट का नाम है निशुविरा डोरी स्ट्रीट।
फूजी योशिडा सिटी मैप पूरा का पूरा, ये देखो यहाँ। तो वैसे अगर आपको इस एरिया में भी बजट में मिल रहे हैं ना होटल्स वगैरह, तो आप इसी एरिया में लेना। कावागुची को थोड़ा 7 किलोमीटर दूर हो जाता है, तो उससे बेटर है यहीं लो। और यहाँ पे सब आसपास है, साइकिल रेंट पे ले लो या पैदल भी घूमोगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि इन गलियों में काफ़ी एयरबीएनबीज और घर वर बने हैं। भाई साहब ये क्या है, घर है ये, देखना टेम्पल लग रहा है, एंशिएंट सा। घर नहीं होगा यार, कुछ और ही होगा, बंद पड़ा है अभी फिलहाल। क्या क्रेजी लग रहा है। देखो ये स्टे वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे भी काफ़ी ना। अब यहाँ मैंने इसलिए लिया क्योंकि वहाँ से महंगा मिल रहा था, मतलब यहाँ वैसा ही टाइप का मिनिमम 4,500-5,000 रुपये का रूम था, और वहाँ मिल गया मुझे 3,200 का। तो मैंने कहा गाड़ी तो है ही अपने पास, वहाँ ले लेते हैं। हालांकि यहाँ आया, पार्किंग दी 1000 की, तो काइंड ऑफ बात तो उतनी बन गई। इसलिए आप भी ना ये फूजी योशिडा में ही लेना स्टे, आराम से घूमना। और लेक जाना हो तो चले जाना, वैसे चले ही जाना यार, अच्छी लेक है काफ़ी। देखो भाई ये वाले पहाड़ पूरे सही दिख रहे हैं, यहाँ कोई क्लाउड नहीं है, और जो दिखना चाहिए वहाँ पे क्लाउड ही क्लाउड हो रखे हैं, बताओ। बाकी बिजली की तारों की तो प्रॉब्लम यहाँ भी है, देखो घरों के बिल्कुल बाहर से ही जो है वो तारें निकल के जा रही है। हालांकि थोड़ी सी ऑर्गेनाइज लग रही है, बट तारे तो है स्टिल। वेस्ट में कई देशों में मैंने देखा है कि तारे वारे दिखती नहीं है, उन्होंने यहाँ तो सब कुछ अंडरग्राउंड कर रखा होता है, या पता नहीं कैसे मैनेजमेंट होती है, लेकिन ओपन वायरिंग ऐसी नहीं होती जैसी यहाँ है। हालांकि यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज्ड वे में है काफ़ी ज़्यादा, ऐसे गुच्छे नहीं बने हुए, सीधी सीधी जा रही है ना सारी केबल्स। यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन भी होती है ना भाई, इस तरह का पूरा कपड़ा वपड़ा पूरा चारों तरफ से ढक के, ताकि धूल मिट्टी जो है वो किसी के साथ वाले के घरों में ना जाए या कुछ ना जाए। इस तरह के देखो लोहे के स्ट्रक्चर बना देते हैं, फिर उस पर कपड़ा या ये नेट टाइप का कुछ लगा देते हैं। ओ भाई दिखने लग गया माउंट फूजी, वो देखो बादल बादल हट चुके हैं, काफी अच्छा नजारा आ रहा है अब तो, है ना। क्रेजी भाई क्रेजी। अब तो मैं आ गया उस स्ट्रीट से, अब नहीं जा रहा इतनी दूर वापस, यहीं से ही देख लो भाई, क्या मस्त लग रहा है यार। ओए होए होए, है ना तगड़ा है। तो इसकी ना शेप ही अलग है, मतलब जो हम ऐसे बचपन में माउंटेन बनाया करते थे ना, समझ लो उसी तरह की इसकी रियल में शेप लगती है, एक सिंगल माउंटेन ऐसे ट्रायंगुलर शेप में। तो काफी अच्छा है भाई ये। अभी लाल बत्ती हो गई है, रोड क्रॉसिंग करने दो। भाई मैं पहुंच गया हूँ लेक कावागुची को, और जो कल पार्किंग थी ना इंडियन रेस्टोरेंट के सामने, वहीं पे ही आ गया हूँ। फ्री पार्किंग है ये आज भी, तो बढ़िया है। चलो यहाँ गाड़ी लगाते हैं और देखता हूँ कुछ बोटिंग वोटिंग का जुगाड़ होता है तो। अगर देखो वो सामने सारे के सारे रेस्टोरेंट्स है और होटल्स वगैरह भी है काफ़ी सारे, एंड इसी के जस्ट सामने ये पार्किंग है, और ये है सामने आप देख सकते हो लेक कावागुची को। तो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरह की बोट्स है, मोटर बोट्स भी है और नॉर्मल वो वाली भी है, पैरों वाली शायद से। तो पता करते क्या सीन है और एक गेड़ी लगाते हैं। कल तो बारिश आ रही थी इसलिए पूरी लेक खाली पड़ी हुई थी, बट आज थोड़े बहुत लोग जो है वो ये देखो यहीं पे लेट गए हैं भाई साइड में ही मस्त। ये शायद से चाइना वाइना के लोग हैं, और पार्किंग तो इनफ है भाई यहाँ पे, मतलब काफ़ी सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ ना लग सकती है आराम से यहाँ पे। तो ये है मोटर बोट का ऑफिस, इनसे पता करते हैं क्या चार्जेस है भाई। यहाँ पे तो पता चला ये जो पैडल बोट्स है ये तो इस टाइम पे क्लोज्ड है, ये अलाउड ही नहीं है मतलब ले जाना। सिर्फ जो स्पीड बोट है ना वही आप कर सकते हो, और वो है बहुत महंगी। ये प्राइजेज आप देख सकते हो, तो 10,000 येन लगेंगे। अब भले ही आप 5 लोग हो या अकेले हो, 10,000 येन मतलब 6,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैं अकेले करने के लिए तो 6,000 रुपये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। हाँ 5 लोग आ रहे हो तो आराम से 6,000 रुपये दे के 1,200 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। करो बोटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब स्पीड बोट, और 20 मिनट तक करवाएंगे, यहाँ से शुरू करवाएंगे और वो पूरा चक्कर कटवाते हुए वापस यहीं छोड़ देंगे। तो यहाँ से तो देखो माउंट फूजी का व्यू कुछ भी नहीं दिख रहा, शायद इस तरफ कहीं पे है माउंट फूजी, इसके पीछे या इसके पीछे। यहाँ इस लाइन में माउंट फूजी नहीं है कहीं भी, तो फ़ायदा नहीं है। पैडल बोट तो सस्ती थी बट वो बंद है, तो मैं तो रेकमेंड करूँगा पैडल बोट ही कर लेना। और अगर है पैसे अच्छे खासे, मतलब 6,000 रुपये भर सकते हो इंडिया के, तो फिर अपना स्पीड बोट लो, चाहे अकेले हो चाहे ग्रुप में हो। ग्रुप में ही ज़्यादा वैसे तो सही रहेगा, वैल्यू फॉर मनी। अकेले 6,000 रुपये 20 मिनट के लिए खर्चना का फ़ायदा, उतने में तो ये 6 दिन के लिए गाड़ी मिल जाएगी। 1100-1200 रुपये पर डे में गाड़ी मिली है मुझे, बताओ और क्या चाहिए। यहाँ तो टैक्सी ले लेती है 1200 रुपये 2 किलोमीटर जाने के, और मेरे को पूरी की पूरी गाड़ी मिल गई है। इंडियन रेस्टोरेंट ये सामने ही है शायद से, ये था या कौन सा था, ये नहीं था, बट खाना ओके था। तो मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ आसपास और कोई इंडियन रेस्टोरेंट है या नहीं है, तो वहाँ जाऊँगा। अगर कोई नहीं हुआ तो फिर यहीं पे खा लूँगा। अब सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ, ऑलमोस्ट शाम हो गई है, 6 बजने को है शाम के। ये देखो भाई स्पीड बोट मज़े तो आ रहे होंगे, खैर 2 लोग ही कर रहे हैं, पर इन्होंने वही है 10,000 येन भरे होंगे सिर्फ, मतलब 2 लोगों के लिए। मज़ेदार एक्टिविटी होती है वैसे तो, बट पैसे भाई देख के खर्चने पड़ते हैं, क्योंकि करते करते छोटे छोटे भी खर्चे एंड में जाके ट्रिप का बजट बड़ा बना देते हैं। मतलब पता ही नहीं चलता कब जहाँ 1.5-2 लाख लगने थे वहाँ 3-4 लाख लग जाते हैं।
इसलिए कंट्रोल करके चलो थोड़ा। यहाँ की गाड़ियाँ देखोगे ना भाई, पिचकास ही दी है, ये देखो डब्बे डब्बे जैसी गाड़ी है। ये वाली देखोगे, ये भी बॉक्सी डिज़ाइन लगेगा काफ़ी। मतलब ये पूरी दुनिया में अलग गाड़ियाँ भेजते हैं, सुजुकी वाले या टोयोटा वाले, और यहाँ जापान में अलग ही चल रही है। देख रहे हो सामने कैसे है भाई, बताओ। होंडा की ऐसी गाड़ी है डब्बे जैसी, मैंने तो नहीं देखी कभी। ये सामने भी सारी डब्बे डब्बे जैसी है, और जिमनी भी बिक रही है वो सुजुकी की, बट ये 3 डोर है, 5 डोर नहीं है। तो गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा ना छोटा कॉम्पैक्ट कर दिया गया बाहर से देखने में ना, आप देखोगे। हालांकि कुछ गाड़ियाँ जैसी ओरिजिनल पूरी दुनिया में बिकती है वैसी है, जैसे ये है मैंने जो ले रखी है। तो ये काइंड ऑफ सिडैन ही है, समझ लो आप, मोटा मोटा। अरे केबल कार भी है, जहाँ तक मुझे लग रहा है केबल कार ही है शायद, है ना। ये देखो ऊपर, ये हाँ ये रही, दिख तो रही है। तो ये भी आप कर सकते हो ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक, कितना दूर है। बट ये सब मैंने अभी रिसेंटली शिमला में किया है, तो यहाँ के इतने पैसे क्यों ही डालने हैं, व्यू ही तो दिखेगा, वो वैसे भी दिख ही रहा आँखों से। ये है प्रॉपर ग्रीनरी है, जहाँ भी देखोगे ना आप, पेड़ वेड़ पे पूरी हरियाली छाई हुई है। एंड वेदर भी सही है, ना ठंड है ना गर्मी है इतनी ज़्यादा, तो बढ़िया है घूमने लायक। ये जून का महीना, बट वही है, चेरी ब्लॉसम नहीं देख पाओगे जून में बस आप। चलो गाड़ी में बैठते हैं, थोड़ी देर रिसर्च करते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, और फिर निकलूँगा खाने के लिए। गाड़ी एवरेज भी अच्छी दे रही है, 202 किलोमीटर चला चुका हूँ, 17.4 की एवरेज आ रही है। पेट्रोल वेट्रोल क्या रेट है वो तो नहीं पता, अभी तो ऑलमोस्ट टैंक फुल ही पड़ा हुआ है भाई इसका। मुझे लग रहा है फुल टैंक में ये 800-900 किलोमीटर चल जाएगी, तो फिर भरवाऊँगा, क्योंकि ये पूरी रोड ट्रिप अराउंड 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की होने वाली है। और अगर नागासाकी तक गया तो 7-8 हज़ार किलोमीटर भी हो सकती है। नागासाकी का थोड़ा प्लान मेरा हो रहा है डामाटोल, क्योंकि हिरोशिमा देख लेंगे, नागासाकी देख के क्या करेंगे। तो लेट्स सी, अभी तो चौथा दिन है आज मेरा जापान में। अभी तो भाई ऑलमोस्ट 1 महीना ही समझ लो पड़ा हुआ है। एक भाई ये भी है इंडियन रेस्टोरेंट, हलाल इंडो रेस्टोरेंट करके, अलादीन नाम है इसका। और वो सामने रहा स्पाइस हट, जहाँ मैंने कल खाया था। अब दोनों के रिव्यू सेम ही हैं, तो कुछ फ़र्क लग नहीं रहा। अब किस में खाऊँ देखूँ, यहाँ पे क्या है, वेज है कि नहीं है कुछ। ये तो ओल चिकन ही है भाई, ये देखो, बस फ्रेंच फ्राइज़ ही है इनके पास एक खाली वेज में ना, बाकी सब कुछ चिकन ही चिकन है। यहीं चलते हैं भाई, यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन है इनके पास। देखो ये द स्पाइस हट के नाम से। टेस्ट प्रॉपर इंडियन ऑथेंटिक नहीं था भाई, कल भी मैंने खाया था, बट अब कुछ ऑप्शन है नहीं, तो इसी से काम चला लेते हैं। यहाँ बैठता हूँ भाई, आज बाहर के नज़ारे लेते रहूँगा। वो सामने लेक दिख रही है, तो एक ही ऑप्शन है भाई, पनीर बटर मसाला, और वेज में भी कुछ नहीं है। एक दाल थी, अब खाली दाल क्या खाऊँगा, क्योंकि यहाँ के चावल भी बड़े अजीब से थे, मोटे मोटे ना। तो एक नान मंगवा लेता हूँ और एक पनीर की सब्ज़ी बस। तो भाई छोले भी मिल गए यहाँ पे, इसलिए मैंने एक छोले की सब्ज़ी, एक नान और साथ में प्याज मंगवा लिया, और साथ में लस्सी तो है ही अपनी। भाई चने की सब्ज़ी तो अच्छी थी, पनीर कुछ खास नहीं था। आज मज़ा आ गया खा के, और जो बची हुई सब्ज़ी थी वो पैक करवा ली। देखूँगा अपने एयरबीएनबी पे, अगर वो राइस बना देंगे ना, अगर उनके पास हुए बासमती, तो रात को 10 साढ़े 10 बजे डिनर कर लूँगी, क्योंकि ये तो लंच ही था एक तरह से। हालांकि 6 बजे है, 6:30 शाम के, बट स्टिल सुबह से कुछ खाया नहीं, ना ब्रेकफास्ट करता मैं, तो एक ही मील हो पाई। अब दूसरी मील रात को इसी के साथ खा लेंगे, और चावल नहीं मिले तो फिर रहने देंगे, और क्या। फिलहाल मेरे को थोड़ा कैश निकलवाना है, कैश ख़त्म पड़ा है, और साथ में भाई नेल कटर चाहिए। नेल कटर वैसे तो मेरे बैग में होता है, पर मिल नहीं रहा, पता नहीं, और नेल्स बड़े हो रखे हैं, तो इसलिए कटवाने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे। तो यहाँ जापान में काफ़ी फेमस है लॉसन करके, इनके काफ़ी स्टोर आपको मिलेंगे। इनसे पूछते हैं इनके पास है या नहीं है। ATM तो है अंदर ही, चलो बढ़िया। देखो सॉक्स वगैरह तो है, पेन पेंसिल स्टेशनरी ये सब तो है यहाँ पे, बट नेल कटर या तो पूछ ही लूँ इनसे, ठीक है ना भाई। फ़ोटोकॉपी की भी वो है यहाँ पे मशीन, ये करेंसी एक्सचेंज हो गई, और खाने पीने का तो मिल ही जाता है सब। पूछ ही लेता हूँ यार, ऐसे तो कहाँ मिलेगा मुझे खुद से। ये देखना यहाँ पे नहीं है, हाँ ये रहा, मिल गया। चलो कितने गए भाई, 380 का, तेरी मतलब इंडिया के 250। सस्ता दिखाओ कुछ, और तो भाई सस्ता कहीं दिख नहीं रहा मुझे, सबसे सस्ता यही है 380 वाला। चलो अब ले लेते हैं, और क्या ऑप्शन है। ये देखो, और इसका बड़े वाला है 429, तो बड़ा क्या करना, छोटा ही सही है। तो भाई वही 50,000 येन निकाल रहा हूँ, उस दिन भी 50,000 येन निकाले थे, अराउंड 30,000 रुपये के आसपास कटते हैं अकाउंट में से, 30 या 31,000 हो गया। चलो ये आगे कर आते हुए अपने 10,000 के 5 नोट। चलो भाई अब चलते हैं अपने एयरबीएनबी वापस, और अगर मैं कल गया माउंट फूजी की 1-2 जगह और देखने, तो इसके बाद अब मैं डाल दूंगा। नहीं गया तो फिर इस वाले व्लॉग को भाई इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।